तैयार हो जाइए बाजार के आखिरी 1.5 घंटों के एक्शन के लिए। करनी है कल की एक्सपायरी की तैयारी और आज की मजबूती में और पोजीशन कहां बनानी है और कहां करनी है मुनाफा वसूली, इस पर रहेगा फोकस। फाइनल ट्रेड में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जबरदस्त एक्शन आते हुए दिख रहा है बाजारों में। जानेंगे अनिल जी के साथ कि अब आगे का एक्शन कैसा रहेगा। पर सर उससे पहले बताएं इस समय की बड़ी बातें। अब तक की बाजार की खास बातें ये कि फिर से आज एक नए रिकॉर्ड बनने का दिन और रिकॉर्ड सब जगह बने, चाहे वो निफ्टी हो, सेंसेक्स हो या फिर बैंक निफ्टी, हर एक जगह अब नया हाई बनता हुआ दिख रहा है। निफ्टी पर 14,868 अब ये इतिहास में दर्ज हो चुका है नए हाईस के तौर पर, जिसके बेहद करीब ट्रेड करता हुआ। सेंसेक्स 50,500 के पार निकला है, 50,526। और निफ्टी पर अब बैंक निफ्टी पर 34,856, ये है वो लेवल जहां तक बाजार अब नए रिकॉर्ड बना चुके हैं। बाकी जो संकेत आते दिख रहे हैं, मेटल, ऑटो, आईटी, इन तीनों ही स्पेस से दमदार खरीदारी होती दिख रही है। फार्मा शेयर मजबूत है। डाउ फ्यूचर 100 अंक फिर से मजबूत और यूरोप 1% की मजबूती के साथ ट्रेड करता दिख रहा है। तो सेक्टोरल टर्निंग होती दिख रही है। सिर्फ एक थोड़ा सा रियल एस्टेट सेक्टर को छोड़ दें जो हल्का सा सुस्त है, सारे सेक्टर हरे निशान में। और दीप देखिए, कल सीमेंट का नंबर था तो आज फार्मा। लीडरशिप बिल्कुल आती दिख रही है, चर्निंग होती दिख रही है और सारे सेक्टर एक के बाद एक बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सारे सेक्टर्स एक के बाद एक बाजार को सपोर्ट दे रहे हैं। बढ़िया एक्शन इस समय आते हुए दिख रहा है। तो सर थोड़ा आगे का एक्शन समझाएं, क्योंकि 230 फैक्टर अब प्ले आउट होगा। यूरोप की अच्छी शुरुआत हुई है और हम डेज हाई पर ट्रेड कर रहे हैं। जो ओपनिंग डिप आपने जहां पर कहा था कि अब यहां से खरीदारी का मौका है, वहां से बाजार ने पीछे नहीं देखा है। तो एंड में ये डेज हाई के करीबी होते हुए दिखते हैं लेकिन दीप, लेकिन जैसा मैंने कहा था कि हाँ ये खरीदने का सबसे सही लेवल है, लेकिन मैंने भी नहीं सोचा था कि इतना ऊपर आज के आज ही आ जाएंगे। जो तेजी की तरफ लेवल्स आ रहे हैं वो उम्मीद से कहीं ज्यादा, चाहे वो बजट के दिन के हों, चाहे कल के हों, चाहे आज के हों, इसमें कोई डाउट नहीं। तीनों दिन बाजार ने ऊपर की तरफ सरप्राइज किया है, इसमें कोई डाउट नहीं। नीचे की तरफ आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी है इस तरह के बाजार में। जब भी एक डिप मिले तब ले लेना है, तब इंतजार करने में फिर आप लेट हो जाते हैं। और इसीलिए अगर आपकी एंट्री सही हो जाए तो फिर आप अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि आज के लिए मेरा फाइनल टारगेट 14,850 के आसपास का था, वो आ चुका। अब थोड़ी देर में मैं डेटा देखूंगा और बताऊंगा अभी कि कितनी और अपसाइड। अपसाइड तो है ही। सुबह भी आप पूछ रहे थे 15,000, तो मैंने कहा वो तो आने वाला है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है और बहुत ज्यादा दूर भी नहीं है। बैंक निफ्टी भी 34,850, 34,950 फाइनल टारगेट की तरफ हम बढ़ रहे थे, वो भी लगभग आने की तैयारी में है। तो वैसे इंडेक्स के टारगेट आने की तैयारी में, लेकिन स्टॉक्स के टारगेट जो है वो अब भी बहुत बाकी है। इंडेक्स भी ऐसा फिलहाल कोई संकेत ऐसा है नहीं कि रुके या थके। शॉर्ट्स काफी हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी में मैं बार बार कह रहा हूँ वहाँ काफी शॉर्ट्स हैं। तो थोड़ी देर में डेटा देखकर और 2:30 बजे हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन ये मोमेंटम बना हुआ है, बरकरार रहेगा। अगर किसी वजह से अचानक से कोई इस मोमेंटम में बदलाव आए बिना किसी खबर के, इसमें भी एक बात ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। अगर मार्केट एकदम करेक्शन देता है, गिरता है, तो किस वजह से? अगर कोई खराब खबर फ्लैश हुई या अचानक से कोई डाउ फ्यूचर 200 पॉइंट ऊपर के 100 पॉइंट नीचे हो गए, ऐसा कुछ हुआ हो तो आपको कारण पता है। पता हो कारण तो आपको मालूम है कि वो कारण स्थायी है या नहीं, थोड़ी देर में बदल जाएगा तो ले लेना है। और अगर आपको ये नहीं पता हो किस वजह से गिरा, तब तो पक्का ही लेना है। तो मतलब आप समझ गए कि बाय ऑन डिप्स का मार्केट है, लेना तो है ही। अब कब और किस वजह से गिरता है वही है, और जहां गिरे, जहां समझ में आए वहीं से तुरंत खरीदारी कर लीजिए। और यही स्ट्रेटेजी एकदम 34,000 का बॉटम, इससे बढ़िया मिल नहीं सकता बैंक निफ्टी पर। आज तो 14,575 का बॉटम इससे बढ़िया मिल नहीं सकता। बिल्कुल सर, आज तो आपने सही समय पर दोनों चीजों के बारे में कहा। डेटा है, इसमें डेटा का कमाल है। डेटा आपको बता दें किन लेवल पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर शुरुआती 5 मिनट में कुछ नहीं बिगड़ा दुनिया में, डाउ फ्यूचर्स ऊपर सब कुछ ठीक है, हम ही क्यों गिरे? हो सकता है इसलिए गिरे कि किसी ने बजट के पहले बहुत खरीद के रखा हो और उसे लगाओ बजट, और आज कल में मेरे बहुत पैसे बन गए, मैं तो पहले ही मिनट में बेचूंगा। तो ठीक है भाई, जिन्होंने पहले 2, 4, 5 मिनट में बेचने की प्रॉफिट बुकिंग, ये शॉर्ट तो नहीं थे जी, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी जो किसी ने करनी थी, हो गई। जो खरीदना चाहते थे उसको मौका मिल गया। बिल्कुल सर, और मौके का देखिए फायदा उठाया। आज तो बाजार जबरदस्त तेजी में है, लगातार तीसरे दिन शानदार एक्शन है। नतीजे अच्छे आ रहे हैं। दीपक फर्टिलाइजर के वहां पर नजर रखिए, कामकाजी मुनाफा डबल हो गया है। आय में आपने अच्छी बढ़त देखी है, मार्जिन्स में बढ़िया एक्सपेंशन देखा है, और मुनाफे की अगर बात करें
तो लगभग 3 गुना बढ़कर आया इनका मुनाफा। 30 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 87 करोड़ से 87.5 करोड़ का बल्कि आते हुए दिखा। तो लगभग 3 गुना मुनाफे में आपने बढ़त देखी है। तो शानदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं जहां तक दीपक फर्टिलाइजर का सवाल है, और इसलिए आप यहां पर बढ़िया एक्शन भी देख रहे हैं। स्टॉक पर 8.5% की तेजी है। थोड़ी देर में कुणाल जी से भी जुड़ेंगे तो उनसे जानेंगे कि दीपक फर्टिलाइजर की चार्ट, बल्कि कुणाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुणाल जी, गुड आफ्टरनून। दीपक फर्टिलाइजर दमदार नतीजे और शेयर में स्पाइक, लेवल्स बताएं सर। देखिए, बहुत बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है दीपांशु। जबरदस्त वॉल्यूम हुए हैं एनएससी में। अभी पिछले 15-20 मिनट में 8-10 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ है, तो एक बड़ा ब्रेकआउट यहां पर आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आज ये पोजिशनल बेसिस पर ये ब्रेकआउट होल्ड करता है, यानी कि ये स्टॉक 170 रुपए के ऊपर आज बंद होता है, तो इसको डेफिनेटली पोजिशनल बेसिस पर बाय करना चाहिए। मुझे लगता है 185-190 के भाव आएंगे। 170 के ऊपर अगर क्लोज हो जाए तो इसको बाय करें। इसमें इंट्राडे ट्रेड करने से बेहतर अब यह है कि 170 के क्लोज का वेट करें, और बंद होते समय अगर 170 के ऊपर बंद होता है तो बाय करें। 185 का टारगेट होगा। इंट्राडे के लिए बाय करने के लिए अब देर हो गई, ये काफी बढ़ चुका है, तो होल्ड करने की राय है जिनके पास पोजीशन है। 170 के ऊपर क्लोज आने पर पोजीशनल बेसिस पर खरीदारी कराए। ओके, तो ये है आपके लिए दीपक फर्टिलाइजर जहां पर आ रहा है दमदार एक्शन। कई और नतीजे आए हैं, उसके बारे में जानेंगे। खबरों वाले शेयर्स कौन से हैं और साथ ही कौन से अहम ट्रिगर्स हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। मानसी और वरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानसी, बताएं कौन से हैं ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजों से शुरुआत करेंगे। निफ्टी स्पेस में भारती एयरटेल, वहीं वायदा बाजार में अदानी एंटरप्राइजेस, अपोलो टायर्स, जुबिलियंट फूडवर्क्स के नंबर्स का इंतजार है। इसके अलावा भारती एयरटेल पर नतीजे तो है ही, पूंजी जुटाने पर भी बोर्ड बैठक होने वाली है। एस्ट्राल पॉलिटेक्निक बोनस शेयर जारी करने पर कंपनी एक बोर्ड बैठक करने जा रही है, और साथ ही संसद भवन में दोपहर 2:15 बजे यानी कि कुछ ही समय में कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू होगी, जिस पर फोकस रहेगा। कल के इंपॉर्टेंट नंबर्स निफ्टी स्पेस में हीरो मोटोकॉर्प, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनटीपीसी के नंबर्स आते दिखेंगे। वायदा बाजार में टाटा पावर, कॉनकॉर, एचपीसीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आरईसी, जी एंटरटेनमेंट पर नजर रहेगी। निफ्टी बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी तो है ही, साथ ही टाटा कम्युनिकेशंस पर भी फोकस रखिए। ओएफएस के लिए बैंकर्स की नियुक्ति के लिए बोलियां जो हैं वो खुलती हुई कल दिखेंगी। शुक्रवार के दिन 5 फरवरी कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। सबसे पहले नतीजे ब्रिटानिया और महिंद्रा एंड महिंद्रा के आते दिखेंगे निफ्टी स्पेस में। कैडिला और पंजाब नेशनल बैंक आएंगे वायदा बाजार में। आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी 5 फरवरी को आने वाली है, जिस पर नजर रहेगी। साथ ही ब्रूकफील्ड इंडिया रीट का आईपीओ इस दिन बंद हो जाएगा। स्टोवक्राफ्ट की लिस्टिंग होती हुई दिखेगी। 18 गुना भरा था आईपीओ। वहीं प्राइस बैंड जो है 384 से 385 रुपए प्रति शेयर तय किया गया है। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 587 करोड़ का बायबैक जो है वो बंद होता हुआ दिखेगा। साथ ही जुबिलियंट लाइफ डीमर्जर के शेयर अलॉटमेंट की रिकॉर्ड डेट है, और स्पेक्ट्रम नीलामी में टेलीकॉम कंपनियों की बोली का आखिरी दिन भी 5 फरवरी होगा, तो इस पर भी नजर रहेगी। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स जहां पर रखनी है नजर। वरुण भी हमारे साथ है। वरुण, बताएं कौन से हैं खबरों वाले शेयर्स। देखिए, खबरों में तो सबसे पहले हमने जो आपको एक्सक्लूसिव खबर दी कि गैलेक्सी सर्फेक्टेंट्स, आते सर्फेक्टेंट्स, अल्ट्रामारे पिगमेंट, इन कंपनियों के लिए खबर आई। सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि केमिकल और पेटकेम इंडस्ट्री के लिए जल्दी एक पीएलआई स्कीम जो है वो आ सकती है। करीब 5,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम की तैयारी है, जिसमें डाई, पिगमेंट, सर्फेक्टेंट्स कंपनियों के लिए पीएलआई स्कीम आ सकती है। तो यहाँ पे एक्शन देखने मिला है। कॉनकॉर कोजेंसीज की तरफ से ये खबर आई है कि मार्च में हिस्सा बिक्री की जो शुरुआती बोली है वो मंगाई जा सकती है। रेल लैंड लाइसेंस की फी की जो पॉलिसी है उसको भी मंजूरी जो है वो मिल सकती है। ये खबर कोजेंसीज की तरफ से आई है। एनबीएफसीज के लिए जो रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट है उसके कहीं ना कहीं वो जरूरी है, ये तो खबर हमें पता ही थी, लेकिन इसके जो अमाउंट है वो निकल के सामने आया है। 5,000 करोड़ और उससे ज़्यादा के एसेट्स वाले एनबीएफसीज पे ये नियम लागू होंगे, और 500 करोड़ से ज़्यादा एसेट्स वाले अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है उन पे ये नियम जो है वो लागू होने वाले। तो ये जो नियम किन अमाउंट पे लागू होंगे वो अब निकल के आया है। सूर्य रोशनी, इस कंपनी को ऑर्डर मिला है, करीब 85 करोड़ का एक ऑर्डर मिला है इस कंपनी को पाइप सप्लाई का। आईटीआई लिमिटेड सरकार को ये शेयर्स जारी करने वाली है, उसके लिए 9 तारीख को इसकी बोर्ड की बैठक है। टेक महिंद्रा, इस कंपनी को एक कंपनी से डिजिटल सर्वे के लिए ऑर्डर मिला है। हालांकि ये इंडियन कंपनी लग नहीं रही, आरएसए स्कैंडिनेवियन नाम की कंपनी है जिसे ऑर्डर मिला है। बजाज कंज्यूमर, मुनाफा 49 करोड़ से बढ़ के 57 करोड़, मार्जिन में भी बढ़ोतरी हुई है हल्की फुल्की। रैमको सीमेंट्स, नतीजे बेहतरीन है, मार्जिन 14.2% से बढ़ के 28.9%। अरविंद फैशन कंपनी का जो मुनाफा है घाटा बढ़ा है, घाटा 34 करोड़ से बढ़कर 44 करोड़ पे आया है। सोलारा एक्टिव, यहाँ पे मुनाफा बढ़ा है 41 करोड़ से बढ़ के 66 करोड़। नवकार कॉप जो मुनाफा है 15 करोड़ से घटकर 14 करोड़ पे आया है, हालांकि यहाँ आय बढ़ी है। वेंकीस घाटे से मुनाफे में आई है, पिछले साल 6 करोड़ का घाटा था, इस साल 106 करोड़ का मुनाफा किया इस कंपनी ने।
बटरफ्लाई गांधीमती, यहाँ पे कंपनी के जो नतीजे वो ठीक ठाक है, अच्छे, इनफैक्ट मुनाफा 1 करोड़ से बढ़ के करीब 19 करोड़ पे आया है। इसके अलावा IDFC में 30 लाख शेयर्स का बड़ा सौदा हुआ है, BHEL में 25 लाख, टाटा मोटर्स में 54 लाख शेयर्स का, और MEP इंफ्रा, इस कंपनी को भी एक ऑर्डर मिला है, करीब 40-41 करोड़ का ऑर्डर, नहीं 30 करोड़ का ऑर्डर इस कंपनी को मिला है। करेक्शन। तो ये है आपके लिए कुछ दमदार नतीजे और साथ ही खबरों वाले शेयर जहां पर रखनी है नजर। हॉकिंस कुकर छोटा सा शेयर है, जैन साहब एक बार इस पर रिकमेंडेशन भी दे चुके हैं। हल्की सी बढ़त है, 22 करोड़ 22.5 करोड़ से मुनाफा बढ़कर 24 करोड़ आया है। अगर वैसे देखें तो ऑफकोर्स ठीक ठाक बढ़त ही दिख रही है, 5-6% की। आय में अच्छी बढ़त दिखी है, 193 करोड़ से बढ़कर आय इनकी 231 करोड़ की आई है। 4% के तेजी आपको स्टॉक दिखा रहा है। पर आइए बाजार के कुछ और स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं। दमदार एक्शन है और फाइनेंशियल स्टॉक्स ही हैं जो आज के बाजार का आपको फ्लेवर दिखते हैं। एक एक करके काफी सारे शेयर्स में आ रहा है ब्रेकआउट। M&M फाइनेंस पर अभी आती हुई दिख रही है तेजी। वागले साहब, M&M फाइनेंस का चार्ट देखें सर, 180 के लेवल्स पर आ रहा है। BTST ट्रेड दिखता है? आफ्टरनून दीपांशु, बिल्कुल दिखता है। थोड़े वॉल्यूम कम है, 180 181 के पार निकलने दीजिए। मुझे लगता है फिर ये सीधा 190 तक वन वे जाना चाहिए, लेकिन अभी भी यहाँ पर या थोड़ा सा हल्का सा 178 177 ये लेवल पे बाय करेंगे तो बेटर होगा। 175 का आपका स्टॉप लॉस, 188 190 का टारगेट। ओके, तो M&M फाइनेंस पर रखिए नजर, बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। इस बीच एक कॉल तैयार है राकेश जी कुणाल जी की तरफ से, बिगुल चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। दीपांशु, खरीदारी की राय है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर, जिसमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। हालांकि फाइनेंशियल्स फैंसी में रहे, पर जिस तरीके का स्ट्रक्चर BEL का, ये भी फैंसी में रहता है ब्रेकआउट के बाद और एक बड़ी उछाल दिखाने का दमखम रखता है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए, एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आता हुआ दीपांशु चार्ट पर नजर आ रहा है। एक शानदार पैटर्न बना है, ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम बड़े जबरदस्त हैं। 138 रुपए की एक रेजिस्टेंस थी, वो पार हुई है। 145 की ओर स्टॉक कूच कर रहा है, तो इन स्तरों पर बाय करके चलें। स्टॉप लॉस यहां पर रखें 137.5 पर, 137 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट 144 रुपए का 144 का, और दूसरा टारगेट 146 रुपए 50 पैसे का होगा। तो BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में खरीदारी की राय, यहां पर है खरीदारी करने की राय आती हुई कुणाल जी और राकेश जी की तरफ से। अगला बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी। क्लासिक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और वो है PFC में, और फाइनेंस कॉर्पोरेशन। यहाँ पे बाय करना है 126 के 126-126.50 के आसपास का भाव है। मेरा स्टॉप लॉस बहुत ही नजदीक है, 123 का, यानी 3 रुपए का रिस्क है। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूँ 132 से लेके 135 के टारगेट्स आपको कल सवेरे तक देखने को मिल जाने चाहिए। इसको छोड़ना नहीं चाहिए अनिल जी। 132 से 135 तक के टारगेट के लिए PFC में करें खरीदारी। एक के बाद एक बिगुल का वक्त है। जिस क्रम में है मेरे पास, मैं बता दूं, पहले वागले साहब, फिर आशीष और फिर जय। तो पहले सबसे पहले बिगुल वागले का वंडर। बताएं सर। बाय करके चलना है हिंडाल को 263.50 टू 63.70 के करंट भाव से। मुझे लगता है इसने 260 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और ये वन वे 275 तक जाना चाहिए, 274 275। तो आज और कल के लिए 275 का टारगेट, आपका स्टॉप लॉस 259 का होना चाहिए। 259 के स्टॉप लॉस के साथ करें खरीदारी 275 के टारगेट के लिए। आज सर के लिए बिगुल स्विंग के सुल्तान आशुमरान। बताएं सर। अनिल जी देखिए, ऑलराउंड तेजी चल रही है। अब सारी चीज़ें, मेटल्स, फाइनेंशियल, इंडेक्स, PSU बैंक्स तो बिल्कुल चल ही रहे हैं। पर अनिल जी अब देखिए, अब हम 18,800 पे आ गए हैं, तो 14,800 पे आ गए हैं। तो अनिल जी अब ट्रेड, चाहे क्लाइंट्स के लिए भी हो या सबके लिए भी हो, अनिल जी वो जो कंफर्ट ट्रेड है ना, वो तो बड़ा ट्रेड तो खत्म हो गया डेफिनेटली। तो अब ऐसा ट्रेड करना है कि कौन सा नेक्स्ट स्टॉक है जो 5 या 10% का मूव दे सकता है। प्लस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि अनिल जी यहाँ से मतलब जो
800 पॉइंट की अप मूव आई है और 300 पॉइंट की भी अगर डाउन मूव आ जाएगी तो पैसे चले जाते हैं लोगों के, और वो कमाया हुआ जो रिटेन करना है वो सबसे बड़ा डिसिप्लिन होता है। तो अभी सारे स्टॉक्स, अनिल जी, हमने बहुत सारे कॉल्स आज भी सुबह क्लाइंट्स को दिए, तो मैं सब तो शेयर नहीं करूंगा, लेकिन जो अभी मुझे लगता है अनिल जी, जिस स्टॉक में एक दो में मूवमेंट अब आ सकती है और जो इस वक्त भी सेफ दिख रहे हैं और कैसे लेने हैं अनिल जी, वो मैं पहले बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वो है। तो अनिल जी, एक स्टॉक है डीएलएफ अनिल जी आज सबड्यूड है, मार्केट के साथ पार्टिसिपेट नहीं किया, आज पर्टिकुलरली पिछले दिनों में अप मूव आई। मुझे लगता है अनिल जी ये 300 क्रॉस करने के ऑन द वर्ज है, और अनिल जी इस कॉल पे मैं कुणाल जी की लिमिटेड इंटरवेंशन भी चाहूंगा। और एक बार अनिल जी 300 क्रॉस करने के चांसेस बन गया तो सीधा 350 400 की तरफ जाएगा, और ये 8 से 10 साल का ब्रेकआउट होगा अनिल जी, जो पिछले 10 साल में ये पार्टिसिपेट नहीं किया, वर्चुअली 8 से 10 साल का ब्रेकआउट डीएलएफ दे सकता है। हैविंग सेड दैट, लेकिन लेना अनिल जी ऑप्शन के थ्रू है, तो जो ऑप्शन ट्रेड हमने क्लाइंट्स के लिए सजेस्ट किया है कि 290 की एक कॉल लेनी है अनिल जी और 330 की एक कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी 13 रुपए अनिल जी। 290 की एक कॉल डीएलएफ की लेनी है जो कि इन द मनी है एक तरह से, और 330 की बेचनी है, इसकी कॉस्ट आएगी 13 रुपए। तो वर्चुअली आपको 303 रुपए का डीएलएफ कॉस्ट करेगा, और अगर ये 300 क्रॉस कर गया, क्योंकि सब्जेक्टिव ट्रेड है, तो बहुत बड़ा मूव आ जाएगा और आपको पूरा मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये अनिल जी, अगर 10 रुपए नीचे आता है तो ये इनबिल्ट स्टॉप लॉस ये 13 रुपए का 5-10 दिन 15 दिन वेट करनी पड़ेगी। अगर आपका फ्यूचर होगा, आपका सौदा कट जाएगा। ऑल्टरनेटिवली डिलीवरी लेके डीएलएफ की रख लीजिए और पेशेंटली होल्ड करिए, और एक बार 300 क्रॉस करेगा तो बहुत बड़ा मूव आएगा। तो एक कॉल तो अनिल जी ये है। तो चलिए, डीएलएफ में खरीदारी करने की राय है। 293 के आसपास चल रहा है, 290 का कॉल ऑप्शन खरीदिए और 300 रुपए का कॉल ऑप्शन बेच दीजिए। 13 रुपए में आपकी एक तरह से कॉस्ट होकर खड़ी हो गई, तो मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस 13 रुपए बनता है, और यहाँ पर अपसाइड बनी तो आपके लिए फर्स्ट क्लास मुनाफा हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। मैं फिर से आ रहा हूँ आशुतोष आपके पास, तब तक एक बिगुल जय के लिए, जय का जैकपॉट। बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू अनिल जी। अनिल जी, मेरा भी बाई कॉल BEL के ऊपर ही है, जो राकेश जी और कुणाल जी ने जस्ट अभी दिया, बट मेरा ऑप्शंस के थ्रू है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 140 का कॉल ऑप्शन डेफिनेटली इसका लेना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया, बिल्कुल सही है कि एक फ्लैग पैटर्न में से ब्रेकआउट है ये स्टॉक में से, और यहाँ से एक अच्छी, जनरली जब भी ऐसे पैटर्न में से आता है ब्रेकआउट, बहुत अच्छा मूव देखने मिलता है। 7-7.5 के रेंज में अभी मिल रहा है, इसको लेकर चलना चाहिए अनिल जी। इसके टारगेट्स थोड़े अग्रेसिव दूंगा। फ्लैग पैटर्न से जब भी कोई ब्रेकआउट आता है, एक बड़ा टारगेट आता है, तो फर्स्ट टारगेट जो इसका अनिल जी बनेगा वो 12.5 का है, 12.5, एंड सेकेंड टारगेट बन रहा है 15 का, 12.5-15, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। ये यहाँ से डबल भी हो सकता है। स्टॉप लॉस नीचे में लगाना है करीब 4.80 के आसपास। अनिल जी, मैं कहूँगा कि ये स्टॉक का स्पॉट लेवल्स पे नीचे पे सपोर्ट है करीब 137 पर, तो 2-3 रुपये नीचे सपोर्ट है, पर ऊपर में जो टारगेट्स बन रहे हैं लगभग 150-55 तक के बन रहे हैं। सो अगर हम इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू भी देख लेंगे तो 155 होता है, तो आराम से ये 15 रुपये हो जाएगा, मुझे लग रहा है। बिल्कुल। तो PSU स्टॉक्स में आ रही है दमदार तेजी। BEL पर नजर रखिए, BHEL पर नजर रखिए, कॉनकॉर, PFC, इन सभी स्टॉक्स पर अच्छा एक्शन आ रहा है। और पोस्ट बजट जो थीम्स निकल कर आई थी अनिल जी आपकी तरफ से, सारी की सारी कमाल करी। PSU बैंक्स, सीमेंट के दिन ही चल गए थे। हाँ, वो तो चल ही रहे हैं, आज भी थीम है, वो तो सदाबहार है, वो तो है सीमेंट्स। और अब PSU स्टॉक्स, अन्य फार्मा तो खैर एवरग्रीन बना दिया सर। PSU 4 जो हैं दमदार, और उसके अलावा ITC LNT। तो आज खाली यही चलने बाकी था, आज PSU भी चल पड़े। आज PSU ये साल की थीम यही है, यही चलेंगे अब। और थोड़ी देर पहले सर कमेंट्स भी आए थे, कॉनकॉर अगले महीने तक बोलियां मंगा सकते हैं, तो बहुत फास्ट काम करे। सरकार को पता है कि जब तक मार्केट का मूड माहौल बहुत अच्छा है, इस बार अगर सरकार ने मार्केट का मूड माहौल अच्छा करने के लिए सब कुछ किया है, खराब करने के लिए कुछ नहीं किया है, तो फिर डेफिनेटली उन्हें जल्दी से डाइवर्समेंट कर लेना चाहिए। तो डाइवर्समेंट की स्पीड जितनी फास्ट होगी उतना बढ़िया। आप पहली बार आपने एक चीज़ देखी है कि साफ वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि BPCL का डाइवर्समेंट हम इस साल नहीं करेंगे। BPCL 2 रुपये नहीं गिरा। क्यों? कि सबको पता है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्च तक नहीं हो रहा ना, मार्च नहीं होगा, अप्रैल में होगा, मई में होगा, जून में होगा, लेकिन हो रहा है और पक्के तौर पर हो रहा है। तो सरकार बजट में साफ कह रही है, ये बड़ी चीज़ है। और उस पर जिस तरह से काम कर रही है सरकार, और LIC के IPO पर जिस तरह से काम कर रही है, अमेजिंग। तो ये सब आपके लिए जल्दी आने की तैयारी में। एक और बिगुल आशीष सर के लिए, उनकी तरफ से एक और कॉल है। बताएं आशीष सर। अनिल जी, ये भी प्योरली स्टॉक FNO का है, लेकिन डिलीवरी कॉल है, और ये है अनिल जी आईबुल हाउसिंग के लिए। जिस तरह से फाइनेंशियल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं,
मुझे लगता है कि आईबुल हाउसिंग का भी टाइम आ गया है, ये भी पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन अनिल जी प्योरली डिलीवरी कॉल है और 10% के रिटर्न की 240 से 250 का टारगेट है, 217-18 का प्राइस है, 205 के स्टॉप लॉस से, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से आईबुल हाउसिंग में आप डिलीवरी उठा सकते हैं। क्योंकि अनिल जी मैं बार बार डिलीवरी बोल रहा हूँ कि ये मार्केट का जो लेवल है 100 पॉइंट का करेक्शन भी आपका कोई भी फ्यूचर होगा कटवा देगा। ये मैं कैविएट बार बार क्लाइंट से शुरू कर रहा हूं कि जो इजी मनी का टाइम था, जो पिछले 2 दिन का तक कुछ भी लिया या आज सुबह भी कुछ भी लिया, वो टाइम अब ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। तो वी आर एट द फैग एंड ऑफ दैट इजी मनी। और लेकिन ऐसा नहीं है कि बाजार नहीं चलेगा, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नहीं रहेगा, इसलिए हम प्योरली डिलीवरी बोल रहे हैं। या ऑप्शन का स्प्रेड बनाए 1:1 जिसमें लिमिटेड लॉस हो, अगर ऊपर नीचे हो तो आप चिंता न करें। तो आईबुल हाउसिंग डिलीवरी आने जी 240 का टारगेट। इंडिया बुल हाउसिंग खरीदिए और 240-250 के टारगेट्स के लिए आप इसे रख सकते हैं। आशु जी का एक और पसंदीदा स्टॉक भारती एयरटेल, उस पर भी उनकी राय लेनी है, पर उनकी राय लें उससे पहले एक बार कुशल से जान लेते हैं कैसे रहेंगे नतीजे आज आने वाले हैं बाजार बंद होने के बाद। कुशल बताएं क्या अनुमान लगाया जा रहा है। बिल्कुल दीपांशु, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि कंपनी जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर घाटे से मुनाफे में आ रही है। 763 करोड़ का घाटा था पिछले तिमाही में और इस बारी 40 करोड़ का मुनाफा कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है। और इसका क्लियर श्रेय जो है वो जो सब्सक्राइबर एडिशन हुए हैं उसको जाता है। आप देखिए 75 लाख सब्सक्राइबर जो है पिछले 3 महीनों में अक्टूबर से दिसंबर के बीच होते हुए नजर आए हैं, जिसका इंपैक्ट इनकी आय पर आता हुआ नजर आ रहा है। करीब 4% की बढ़त के साथ 26,740 करोड़ की कंसोलिडेटेड आय कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। साथ ही कंपनी की जो मार्जिन्स है वो 46% पर लगभग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर स्टेबल रहेंगे। और अगर आप देखें सब्सक्राइबर एडिशन तो हुए ही हैं, साथ ही जो कंपनी की आरपू है वहां पर भी 2% का उछाल हम देख सकते हैं। 162 से बढ़कर 165 रुपए जो है आरपू आता हुआ नजर आएगा। आगे के लिए अब मैनेजमेंट से ये जानना जरूरी है कि जो स्पेक्ट्रम रिन्यूअल है उसको लेकर उनका क्या कहना है। और साथ ही आगे के लिए जैसा कि कह रहे थे कि आरपू आगे आने वाले समय में 200 रुपए से 300 रुपए जो एक सस्टेनेबल लेवल ऑफ आरपू होना चाहिए, उसको अचीव करने की कंपनी की क्या रणनीति होगी। ओके, तो ये है आपके लिए भारती एयरटेल जिस पर आप नतीजों का इंतजार कर रहे हैं। और अच्छा सब्सक्राइबर एडिशन इस तिमाही में रहा है तो उसका क्या इंपैक्ट आता है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। आशु जी, लाइफाई आज ही लगा है, जो 600 के रेजिस्टेंस पर स्टॉक कई बार रिवर्स कर चुका था, आज क्रॉस किया है और शायद इसके ऊपर क्लोज भी होगा। अब क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए भारती एयरटेल पर? दीपांशु देखो, मैं तो बहुत पॉजिटिव हूँ और मैं तो एक्सपेक्ट भी कर रहा हूँ कि रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे इस क्वार्टर के। और अपना तो अगला जो पड़ाव है वो 700 रुपये का है। तो अगेन इन लाइन विद दी अदर कॉल्स एंड इन द सेम स्पिरिट कि अब अगर सौदा है, क्योंकि यहाँ अगेन वो लेवल ऐसा है कि फिर वो लॉट साइज ऐसा होता है कि कट जाता है, आप डिलीवरी में कन्वर्ट कर लीजिए और बैठिए पेशेंटली। ये 700 रुपये का भाव भी आएगा भारती में, कोई चिंता की बात ही नहीं है, बिल्कुल बैठे रहिए पेशेंटली। लेकिन फ्यूचर के 10-20 रुपए के स्टॉप लॉस के लिए अगर आप काम करेंगे, आशु जी हर एक चीज आप डिलीवरी में कन्वर्ट कराओगे तो डिलीवरी के ऐसे इतने पैसे, आप जितने पैसे सबके पास थोड़ी है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, ऐसे तेजी के मार्केट में आदमी लीवरेज नहीं करेगा तो ज्यादा पैसे कैसे बनाएगा, ये बताओ। इन दोनों का समाधान दो मुझे जरा। अच्छा अनिल जी, मैं आपको एक बताता हूँ, आपका क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग और वैलिड है। अनिल जी, मैं क्लाइंट्स को जब देखता हूँ ना, जब वो लॉट साइज ये 3-3 हजार, 2,500, 4,000, 4,000 का लॉट साइज होता है ना अनिल जी, जितना लंबा टारगेट हो उनका बहुत छोटे पैसे में कट जाता है। और अगर वही डिलीवरी हो और वो आधी भी हो अनिल जी, आधी भी हो या 1/3 भी हो, वो जितना पेशेंटली वेट कर सकते हैं उससे ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसे उसमें बन सकते हैं। एंड ये फिनोमिना अनिल जी देखिए, हर कोई भी सीक्रेट मॉडल नहीं है काम करने का कि मैं हर बार डिलीवरी बोलूं, लेकिन क्योंकि लेवल ऐसा है, अगर लेवरेज करना है तो अनिल जी ऑप्शन के थ्रू। अनिल जी देखिए, जो चीज नहीं बिकती तेजी में वही है। आपने रियल एस्टेट का उस दिन बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया अनिल जी। आज रियल एस्टेट में सब लोग क्यों कंफर्टेबल होते हैं कि रियल एस्टेट में आगे पीछे करके पैसे बन जाते हैं? क्योंकि वो इतना डिफिकल्ट है रियल एस्टेट लेना या बेचना कि एक बार लेके आदमी बैठ जाता है कि अब ये कौन झंझट में पड़ेगा। आज मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बॉम्बे, दिल्ली, ये सब जगह की प्रॉपर्टी जो स्क्वायर फीट रेट होता है कि 4400, 4425, 4450, 4400, इसकी बिड और आस्क शुरू कर दीजिए, ट्रेडिंग कर दीजिए। देखिए 100 रुपए में कैसे अपार्टमेंट भी बिक जाएंगे आपके रियल एस्टेट के। सो ये सिर्फ एक साइकोलॉजी होती है कि जिसकी वजह से जो ट्रेडिंग हो जाती है। अगर कैश में उतनी ही डिलीवरी ले लें, आप पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं। ये एक फिनोमिना है। और जी मैं इस पे बिल्कुल जितना मर्जी आप कहेंगे आर्ग्यू कर सकता हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि जब अगली तेजी जो नेक्स्ट लेग खेलनी है तो उसके लिए तेजी में डिलीवरी बहुत जरूरी है। नहीं, ये सवाल मैंने आपसे जानबूझकर पूछा और आशु जी आपके जवाब से मैं सहमत नहीं, 100% to 100% सहमत हूँ। क्योंकि ये बात एकदम फैक्ट है। क्योंकि जब आप लीवरेज पोजीशन बनाते हैं तो थोड़ा भी ऊपर नीचे होने में आपको सबसे पहले लगता है क्या बेचूं। और अगर आपके पास डिलीवरी पड़ी है
तो अगर स्टॉक 50 रुपए बढ़ा और आपने 20-25% की डिलीवरी ली तो भी आप ज्यादा पैसा बनाएंगे, बजाय इसके कि आप एक लोड खरीदें 2-5 रुपए में बनाएं। तो वो और जब आपको पता है कि आप सस्टेन बुल रन में है, लंबा चलने वाला है, टारगेट्स बड़े आएंगे, तो जो आशु सर अपने अनुभव से कह रहे हैं वो बात एकदम सही है। आपको कान खोलकर सुननी भी चाहिए और दिल खोलकर माननी भी चाहिए। तो बिल्कुल 100% मैंने जानबूझ के ये सवाल आपसे पूछा और एकदम ये अनुभव वाली बात है। जो जिसने कई बुल मार्केट और बेयर मार्केट देखे वही ये बात कर सकता है। आइए, कुणाल जी और राकेश जी तैयार है अपने एक स्पेशल पिक के साथ और उसके बाद जय का जैकपॉट भी आने की तैयारी में। तो पहले बिल्कुल कुणाल जी और राकेश जी के लिए स्पेशल पिक का बताएं सर। अनिल जी, स्पेशल पिक है और स्टॉक है पीएनबी और स्पेशल ये है कि एक बड़ी लाइन 37 रुपए की एक बड़ी लाइन को बड़े चार्ट पर स्टॉक क्रैक कर रहा है। बड़े चार्ट पर एक बड़ा ब्रेकआउट है और पीएनबी में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी, देखिए, हाई कन्विक्शन खरीदारी की राय है। कई सारे फैक्टर्स हैं पीएनबी के लिए। जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ ना कुछ स्टॉक में हो रहा है, बड़ी पोजीशंस बन रही हैं। आमतौर पर स्टॉक की फितरत यह है कि रेजिस्टेंस से टकराकर ये तुरंत नीचे चला जाता है। इस बार जिस आसानी से स्टॉक रेजिस्टेंसेस को तोड़ रहा है, स्टॉक में आपको बड़ा उछाल देखने को मिलेगा। तो पीएनबी पर हमारी अग्रेसिव खरीदारी की राय है। इसके लिए 40 और 41 ये दो लेवल्स हैं जो स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। तो दो बड़े अग्रेसिव टारगेट्स हम दे रहे हैं। पहला टारगेट 39.75 40 मान लीजिए और दूसरा टारगेट 40 रुपए 75 पैसे का। तो दो अग्रेसिव टारगेट्स के लिए बाय करें। स्टॉप लॉस रखना है 37 रुपए 50 पैसे पर। खरीदारी की राय है पीएनबी। ओके, तो बिल्कुल पीएनबी में खरीदारी करने की राय। और पीएनबी बजट के दिन, बजट भाषण के बाद मैंने दो स्टॉक दिए थे, एक आईटीसी और दूसरा पीएनबी। और पीएनबी 35 रुपए 75 पैसे में जो 38 और 40 के छोटे टारगेट थे, तो 38 का पहला टारगेट आ चुका है बजट के दिन वाला। 40 का दूसरा टारगेट है, वो भी अब कुणाल जी राकेश जी की वजह से आ ही जाएगा। 45 से 50 रुपए तक के टारगेट। और मैं यही कह रहा था आपको कि इसे एक आध दिन के लिए नहीं और छोटे टारगेट के लिए मत खरीदिए। ये बड़े टारगेट वाला स्टॉक है, आपको मिलेगा। और अब भी जब कुणाल जी और राकेश जी यहाँ से आपको खरीदारी करने की राय दे रहे हैं तो बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। सरकारी बैंकों में बहुत तेजी है और कम से कम ये है कि अब इन्हें कोई बेचेगा नहीं। जी सर। सबसे बड़ी बात। नहीं तो ये होता था कि वो गेम स्टॉप जैसा मामला है, जब भी थोड़ा बड़े बेचने आ जाओ, हेज फंड्स का, शॉर्ट सेलर्स का फेवरेट जो हुआ करता था वो अब कोई बेचेगा नहीं, ये बात पक्की है। जी कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं इस पर? जी कुणाल जी। अनिल जी, आपने कहा इनको कोई बेचेगा नहीं, तो अनिल जी मेरा एक छोटा सा सवाल है, कहीं सरकार तो नहीं बेच देगी अनिल जी? मुझे ऐसा लगता है अनिल जी, ये पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों विनिवेश के कैंडिडेट्स हो सकते हैं अनिल जी। यही तो आप, हम और शायद मार्केट के ज्यादातर लोग चाहते हैं कि शॉर्ट सेलर्स ना बेचे, सरकार बेचे। अगर सरकार प्राइवेटाइज करना चाहती है बैंकों को और वो समझती है। और आप देखिए वित्त मंत्री ने जो इंटरव्यू के दौरान कहा, वो बहुत बड़ी चीज उन्होंने कही कि अगर कुछ बैंकों में हमें पता है कि पैसा डालने के बाद, कैपिटल डालने के बाद भी उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सकता, तो उसमें कैपिटल इन्फ्यूजन करने ही क्यों, इससे बड़े हम बेच दें, प्राइवेटाइज कर दें। ये सोच का फर्क है जो इस बजट में दिखाई। इसीलिए, और मुझे तो याद है बजट तो अभी आया, आशीष सर तो काफी लंबे समय से सरकारी बैंकों पर साफ कह रहे हैं कि अब ये शॉर्ट करने का विचार नहीं, बिल्कुल भी छोड़ दिए। आशीष सर, आप काफी लंबे समय से एसबीआई प्लस सरकारी बैंक सब पर बुलिश है, राइट? यस अनिल जी, और पीएनबी में भी बुलिश हूँ। पीएनबी में 70 रुपए का टारगेट दिया हुआ है और स्टेट बैंक में 350 का था अनिल जी, वो तो ऑलमोस्ट कैर आ गया, लेकिन बिल्कुल बुलिश है और छोड़ने नहीं चाहिए। इन सब में री रेटिंग हो जाएगी और ये अगले 1-2 सालों के अंदर बहुत अच्छे भाव बन सकते हैं, तो इनके साथ बिल्कुल रहना चाहिए। अगेन अनिल जी, वो जब अगर आप पीएनबी का लॉट देखें तो, और अनिल जी मैं नहीं, आप जो बात कर रहे थे ना, आपको एक ट्रू एग्जांपल देता हूं अनिल जी, मेरे क्लाइंट का। उन्होंने 304 रुपए में अनिल जी स्टेट बैंक का फ्यूचर लिया और उसमें 10 रुपए की करेक्शन आई, वो कट गया और उस 10 रुपए के बाद वो 50 रुपए ऊपर है। यही प्रॉब्लम होती है फ्यूचर के अंदर। तो अनिल जी पीएनबी भी इतना बड़ा लॉट है 16,000 का, वो साइकोलॉजिकली आपको ना, मतलब जो लंबी तेजी है खेलने नहीं देता। क्या 2-3 रुपए ऊपर नीचे होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली धीरे धीरे करके ऊपर के भाव आएंगे। और इनमें आप देखिए अनिल जी, मैं आपको एक और चीज बोलता हूं,
जिसमें कैपेसिटी है वो 16,000 की डिलीवरी भी उठा ले। अगर 16,000 का लॉट है, 16,000 की डिलीवरी भी उठा ले, लेकिन मैं ये बेट करता हूं कि चैलेंज करता हूं कि उस 16,000 की डिलीवरी में उनको फ्यूचर से ज्यादा पैसे बनेंगे, ये फॉर श्योर है। तो इट इज डिलीवरी का कहने का मतलब है कि आपके पास जितना कैपेसिटी आप उतना करिए, आप लिवरेज ज्यादा करने की कोशिश करेंगे तो सौदा कट जाएगा और आप पूरी उस मूव को मिस कर जाएंगे जो जेन्युइनली बहुत अच्छी मूव है। तो पीएनबी और अनिल जी सारे पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चारों लेड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बिल्कुल लॉन्ग रहने चाहिए। ओके, परफेक्ट है, ये है आपके लिए। आइए अब जय का जैकपॉट। बताएं सर। अनिल जी, बजाज फाइनेंस फिर से मुझे अच्छा लग रहा है, आज अच्छा रिवर्सल दिखाया, तो इसका 5300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन आप खरीदे, 198, 99 के आसपास मिल रहा है, 147 का स्टॉप लॉस रहेगा अनिल जी। फर्स्ट टारगेट बन रहा है 252 का, सेकंड टारगेट बन रहा है 290 का। ये स्टॉक ने क्लियरली एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट दिया है और इसका बेस्ट पार्ट ये है अनिल जी कि इसके मोमेंटम बॉटम आउट हो चुके हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो बॉटम आउट हो चुका है, मतलब प्राइस एक्शन तो देखने मिला है, अब मोमेंटम बॉटम आउट हो चुके हैं। अभी जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम है वो बॉटम आउट हो चुका है, मतलब प्राइस एक्शन तो देखने मिला है, अब मोमेंटम भी आ जाएगा ये स्टॉक में। और जो हिसाब से ब्रेकआउट आया वो ब्रेकआउट लेवल को एक्जैक्टली ये स्टॉक ने कल के ट्रेडिंग सेशन में रीटेस्ट किया और आज अब फॉलो बाइंग देखने मिल रही है। तो जब तक ये ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन कर रहा है अनिल जी, आई एम श्योर कि ये स्टॉक 5500, 5600 तक के लेवल्स हमें दिखा देगा नेक्स्ट 2-3 दिनों में। ऑन द लोअर साइड अगर हम देखें तो सपोर्ट बहुत ही करीब है अनिल जी, इट्स 5150, तो 100-125 पॉइंट ही नीचे एक सपोर्ट है और ऊपर में लगभग 250-400 पॉइंट का मूव देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो बजाज फाइनेंस ये एक स्टॉक है जहां पर आपको रखनी है नजर। जबरदस्त तेजी इस पर आ रही है, कल भी आपने काफी एक्टिव एक्शन देखा था और आज भी एक्शन देख रहे हैं, तो भरपूर तेजी यहां पर है। पर इस तेजी को आगे बढ़ाने के लिए एक खास मेहमान स्वागत करते हैं सेठी साहब का, उनके शॉर्ट टर्म पिक्स के लिए। आपका आज तो डेफिनेटली जिस तरह का मूड माहौल है मार्केट का, अनेक शेयर होंगे आपके पास, बताइए कितने सर? गुड आफ्टरनून अनिल जी, 2 ही शेयर है आज भी। मॉर्निंग वाले शो में पहले जब हम आपसे पिक्स लेते थे तब तो 5, 6, 7 बहुत सारे बोल देते थे आप, अभी आजकल आफ्टरनून में कभी 2 से आगे बढ़े, एक बार 3 दिया था शायद आपने। तो अच्छा ऐसा ठीक है अनिल जी, कोशिश करूंगा कि आप अगली बार जब मिलेंगे तो 3 शेयर करता हूँ, बट 2 भी अगर ठीक से लोग सुन के उसमें पोजीशन ले हुए तो मुझे लगता है जो नहीं आपको सुन के ले रहे हैं, जो आपका ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह के तगड़े दमदार कॉल्स आपके आ रहे हैं, सारे टारगेट हिट हो रहे हैं, और स्पेशली मेरे को आपको देख के ऐसा लगता है कि बजट है ना क्वार्टरली होना चाहिए ईयरली नहीं होना चाहिए, हर क्वार्टर में। जो बजट के दिन की जो परफॉर्मेंस है सेठी साहब की है हर बजट पे, शानदार, अरे गजब है, धुआंधार है, मतलब बजट के दिन तो जो ये बोले वही होता है, वैसा वाला मामला है। चलिए, तो इस बार भी बजट के दिन 8 या 9 कॉल्स है जो सुपर हिट रहे सारे उसी दिन, और ऐसा नहीं कि बजट के बाद दिए, बजट के पहले भी दिए हैं और बाद में भी दिए, दोनों ही। बताएं सेठी साहब आज का पहला कॉल। बिल्कुल अनिल जी, थैंक यू सो मच। और बाकी कल आपने पूरी लिस्ट गिना दी, उसमें एक डिवीज लैब आप भूल गए, जो मैंने जाते जाते जब बाजार में तेजी ऑलरेडी हो चुकी थी 3:15 बजे के आसपास 3465 रुपए में मैंने और विश्वेश दोनों ने रिकमेंड करा था। आज वो स्टॉक ने कमाल कर दिया, 3700 का भाव हो गया और रिजल्ट अभी आने बाकी है। उसमें मैंने भी सपोर्ट किया था सेठी साहब, आपका 4200 की टारगेट मिला। सर सॉरी आपका पूरा, आपके तो 4500 का टारगेट है अनिल जी, आपके तो लंबी अवधि वाले थे। जी अब बताइए। तो ये डिवीज लैब जब अच्छा करता है तो अच्छा लगता है, बिकॉज बहुत ही निचले लेवल पे पिछले बजट में आइडेंटिफाई किया हुआ था। बाकी अनिल जी देखिए, आज जो 2 स्टॉक है दोनों कैश मार्केट के स्टॉक है। जो पहला स्टॉक है वो स्टॉक है एक फर्टिलाइजर कंपनी का नाम है GNFC। ठीक है, फंडामेंटली बहुत ही सॉलिड कंपनी है। ये एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर है भारत में TDI बनाने की, जिसमें इसके पास 50% से ज्यादा मार्केट शेयर है, एक नियर मोनोपोली है। बाकी हमने देखा फर्टिलाइजर स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, अच्छा मानसून हुआ है, बजट में भी रूरल इकोनॉमी पे भी फोकस था। और एक और जो बात बजट के बाद आपके कलीग से मैं सुन रहा था चैनल पे, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी से जब बात हो रही थी उनकी, तो उन्होंने कहा कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो बकाया है 65,000 करोड़ का, उसको फ्रंट लोड करते हुए गवर्नमेंट 31 रुकिएगा सेठी साहब, 1 मिनट रुकिएगा। जुबिलेंट फूड के रिजल्ट आ गए, एक बार जल्दी से आपके सामने रिजल्ट रख दूं, उसके बाद आपसे बात करूंगा। 146 करोड़ का मुनाफा है, हमारा अनुमान था 125 करोड़ का, माफ कीजिएगा, 125 करोड़ का मुनाफा है
हमारा अनुमान था 132 करोड़ का, तो मुनाफे का आंकड़ा थोड़ा सा कम है। 132 करोड़ के सामने 125 करोड़ के मुनाफे का आंकड़ा, पहला आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त जुबिलेंट फूड का। देखते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स रहते हैं, लेकिन फिलहाल पहला आंकड़ा जो आता दिखा है वो मुनाफे का। दीप, और भी आंकड़े कुछ आ रहे हैं सामने? जी सर, वेट कर रहे हैं, वो आजकल थोड़ा वेबसाइट पे टाइम ले रहा है, बीएसई की वेबसाइट पर नहीं आया है और अभी एनएससी पर भी नहीं आया, थोड़ा वेट करते हैं सर नतीजे और अगर डिटेल्स में इसके आ सकें। बट इम्पॉर्टेंट रहेगा किस तरह के मार्जिन्स इस तिमाही में आते हैं सर, क्योंकि हमारा अनुमान है 27.3% का, तो बढ़कर अगर मार्जिन्स आते हैं तो वो एक बढ़िया फैक्टर रहेगा इनके नंबर्स में। फिलहाल एक्सचेंजेस अभी तक अपडेट नहीं हुए हैं सर रिजल्ट, तो वेट मैं भी कर रहा हूँ कि फाइनल नंबर क्या निकल कर आता है। नंबर आने तब तक एक बार जल्दी से कुणाल जी से चार्ट चेक ले लें। कुणाल जी, लेवल्स दोनों तरफ के क्या इंपॉर्टेंट है जब तक रिजल्ट पूरे सामने आए? अनिल जी देखिए, लेवल नीचे की तरफ का जो इंपॉर्टेंट है वो है 2700 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 2700 के नीचे लॉन्ग पोजीशन नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 2700 के नीचे जाने पर काट दें। ऊपर तेजी करेंगे जब 2750 कटेगा तो 50 रुपए के इस बैंड में केवल वेट करें। 2750 पार होगा तो बाय करें, 2700 के नीचे एग्जिट करें। ओके, 2700 के नीचे एग्जिट करें। 2700 टूट गया, अब क्या करें? ओह, 2680। देखिए बस अभी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है 2700 के नीचे। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो एग्जिट करना चाहिए। मुझे लगता है अनिल जी एक बार स्टॉक 2640 के लेवल छुएगा तो 2640 के लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं। जिस तरह का ब्रेकडाउन 2700 के नीचे हुआ है, 2640 के टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। बिल्कुल, और इस कमजोरी का सर बड़ा रीजन सामने आ रहा है, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ -1.7% की आई है। तो ये बहुत खराब है। ये है फैक्टर। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 2 से 5% 2 से 5%, कुछ लोग 0% का एक्सपेक्ट कर रहे थे, किसी ने नेगेटिव एक ने भी नहीं बोला। -1.7 लगातार 5वां क्वार्टर है जहां नेगेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है। ये प्रॉब्लम है Q4 FY20 से जो चलते आ रहा है। नहीं, आई थिंक लास्ट टाइम के जो नंबर्स आ रहे हैं वरुण 5.9 वो ईयर ऑन ईयर, हाँ ईयर ऑन ईयर Q4 से लेके अब तक लगातार जो है लास्ट 4 तिमाही से आप कह रहे हैं वो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। लोगों ने सोचा था कि शायद पॉजिटिव हो जाएगा और कुछ लोग बोल रहे थे कि हो सकता है कि शून्य रहे, लेकिन नेगेटिव किसी ने अंदाजा नहीं लगाया, नेगेटिव किसी ने नहीं सोचा, राइट। और ये एक प्रॉब्लम है, तो वहीं पर आई थिंक प्रॉब्लम आ रही है। लाइक टू लाइक ग्रोथ भी -0.2%। और इस वक्त क्या बाजार है ना, खराब रिजल्ट सुनने देखने के मूड में है नहीं, क्योंकि जब सबके अच्छे आ रहे हैं तो किसी के खराब आने नहीं चाहिए। तो ये है मामला जो जुबिलेंट फूड के लिए भारी पड़ता दिख रहा है। 2650। कुणाल जी एक बार जल्दी से फिर से लेवल्स दीजिए। 2650-40 तक तो आ गए जो आप लेवल्स बता रहे थे मेरे ख्याल से। 2600 और कैश के बता रहे हैं, फ्यूचर्स के बता रहे हैं, ये भी बताइए जरा। बराबर है नहीं अनिल जी, मैं फ्यूचर के लेवल्स बता रहा था और जो टारगेट दिया था अनिल जी 2640, उसके बहुत करीब अब प्राइस आ चुका है। तो अनिल जी मुझे लगता है कि 2640 पर एक बार इंट्राडे ट्रेडर्स को प्रॉफिट बुक करना चाहिए। एक सपोर्ट दिखता है 2640 का, ये लेवल टूटा तो फिर 2600 के नीचे भी स्टॉक जा सकता है अनिल जी। तो मेरी राय में इंट्राडे ट्रेडर्स को एग्जिट करना चाहिए। पोजिशनल ट्रेडर्स को बाजार बंद होने के आसपास फिर से कॉल लेनी चाहिए। ये आप लॉन्ग पोजिशन के लिए बोल रहे हैं या शॉर्ट के लिए? शॉर्ट अनिल जी, शॉर्ट हमने 2700 के नीचे शॉर्ट करने की राय दी थी। अच्छा, ओके समझ गया, ठीक बात है। चलिए, तो ये है आपके लिए इस वक्त राय आती हुई। और कुछ डिटेल्स है सर? टैक्स एक्सपेंसेस बढ़कर आए हैं, तो ये एक फैक्टर है जिसकी वजह से थोड़ा और आप कंसर्न देख रहे हैं। हालांकि मुनाफे बड़ा है, बट टैक्स एक्सपेंसेस में आपने बड़ी बढ़त देखी है। और जैसे वरुण बता थे, लगातार 4 तिमाहियों से नेगेटिव सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ रही है। लगा था कि इस बार शायद ट्रेंड रिवर्स होगा, बट वैसा नहीं हुआ है। ओके, तो चलिए ये है आपके लिए राय इस वक्त जुबिलेंट फूड के नतीजे पर। सेठी साहब हमारे साथ हैं, सेठी साहब से लेते हैं। पहले ले चुके हैं उनका पहला पिक जीएनएफसी के टारगेट्स भी एक बार सेठी साहब फिर से बता दें, और साथ ही दूसरा स्टॉक भी। देखिए, जीएनएफसी के बारे में मेरा यही कहना था कि एक तो फर्टिलाइजर सेक्रेटरी ने क्लियर किया कि 31 मार्च के पहले वो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो बकाया है 65,000 करोड़ की, वो भुगतान कर देंगे, जो कि बड़ा पॉजिटिव होगा सब फर्टिलाइजर कंपनीज के लिए। और ये कंपनी तो एफएमसीजी प्रोडक्ट भी नीम बेस्ड बनाती है, वहां पे भी एग्रेसिव ग्रोथ प्लान है, अच्छी बैलेंस शीट है, नेग्लिजिबल डेट है, अच्छे रिटर्न रेशियोज, वैल्यूएशन भी अच्छे हैं और पिछले साल 5 रुपए का डिविडेंड दिया है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है और कल इसके नतीजे आने हैं जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दमदार होने चाहिए। तो मेरा इसमें बहुत ही शॉर्ट टर्म में 235-240 का टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा 210 रुपए का। स्टॉक अभी 221 के आसपास है। ओके, तो ये है आपके लिए राय जीएनएफसी पर खरीदारी की। ऑलरेडी दूसरा स्टॉक जो है
दूसरा कैश मार्केट का स्टॉक है अनिल जी, मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है, कई बार रिकमेंड किया हुआ है, CSC वेंचर्स, जिसका आजकल नाम RPSG मतलब आरपी संजीव गोइंग का वेंचर्स नाम हो गया है। RPSG वेंचर्स के नाम पे ट्रेड करता है, 320 रुपए का अभी प्राइस है। ये एक होल्डिंग कंपनी है, डीपली अंडरवैल्यूड, मार्केट कैप है सिर्फ 850 करोड़ का, जबकि ये फर्स्ट सोर्स लिमिटेड जो एक अच्छी सॉफ्टवेयर कंपनी है उसमें 54% हिस्सेदारी ओन करती है, जिसकी मार्केट वैल्यू आ रही है 3500 करोड़ और कंपनी की सिर्फ 850 करोड़ की वैल्यू। और उसके अलावा भी कई बिजनेसेस है, कैलकाटा में एक क्वेस्ट मॉल ऑन करती है, फिर आपके 2M करके जो FMCG का ब्रांड है वो भी इसी RPSG वेंचर्स में ही आता है। तो एक डीपली अंडरवैल्यूड स्टॉक है, बाकी बिजनेसेस को देखते हैं। और दूसरा, इसको आज पिक करने के पीछे ये भी कारण है कि जो फर्स्ट सोर्स लिमिटेड के भी आने वाले वीक में नतीजे आएंगे, मुझे लगता है जैसे बाकी IT कंपनी ने अच्छे नतीजे दिए वैसे ही उनके भी नतीजे दमदार होंगे, तो उस पर एक इनडायरेक्ट प्ले भी रहेगा। तो इस स्टॉक को खरीदारी करने की सलाह है। इमीडिएट शॉर्ट टर्म में 345-350 रुपए का टारगेट है, इसमें स्टॉप लॉस 310 रुपए का नहीं। ओके, तो स्टॉप लॉस 310 और 345 का टारगेट CSC वेंचर्स, जो अब RPG वेंचर्स करके नाम आता है। शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए। वी-गार्ड यहाँ पर आए हैं नतीजे, और ये नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे में भी हमने कवर किया था, और अच्छे नतीजे यहाँ पर आते हुए दिख रहे हैं। कंसो मुनाफा 44 करोड़ से बढ़कर 78 करोड़ का आते हुए दिखा है, तो दमदार बढ़त आपने मुनाफे में आती हुई देखी है। और आय की भी बात करें तो 626 करोड़ से बढ़कर आय इनकी आई है 827 करोड़ की, तो बढ़िया बढ़त वहाँ पर आया है। अनुमान के हिसाब से भी देखें तो आय का जो आंकड़ा है वो अनुमान के ऑलमोस्ट उसके मुताबिक ही आते हुए दिखा है। मार्जिन्स की बात करें तो दमदार मार्जिन्स हैं, बढ़िया एक्सपेंशन हुआ है, तो हमारे अनुमान के मुताबिक के अनुमान से थोड़े बेहतर ही कहेंगे नतीजे। और आप देखिए उसका रिएक्शन भी स्टॉक पर आ रहा है, डेज हाई पर स्पाइक कर रहा है 2.5% ऊपर। कुणाल जी, चार्ट चेक वी-गार्ड सर। देखिए चार्ट बहुत बढ़िया है दीपांशु, और जिस तरह का ब्रेकआउट चार्ट पर आता हुआ दिख रहा है, ये स्टॉक लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है और एक फ्रेश तेजी चार्ट पर बनती हुई दिख रही है। मुझे लगता है कि स्टॉक और ऊपर जाएगा। यहां पर देखिए जिनके पास लॉन्ग पोजीशन है, सबसे पहले 242 पर एक स्टॉप लॉस रख लें, 242 रुपए पर। स्टॉप लॉस बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जिस तरह की तेजी स्टॉक में बन रही है, थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रख करके काम करना होगा। और 255 रुपए का पहला टारगेट 255, और बाद में मुझे लगता है स्टॉक 260 का लेवल भी छू सकता है। तो पोजिशनल बेसिस पर होल्ड करने की राय है 242 के स्टॉप लॉस के साथ। का ऑप्शन सुमित बगड़िया जी हैं तैयार। बताएं सुमित जी। नमस्कार अनिल जी, गुड आफ्टरनून। गुड अनिल जी, आफ्टरनून। मेरे पास एक स्टॉक है और एक इंडेक्स का स्ट्रेटेजी है। तो पहले स्टॉक का बात करते हैं। एनटीपीसी चार्ट के ऊपर अच्छा दिख रहा है अनिल जी, 2 दिनों के हायर लेवल से आ चुका है, बॉलिंगर बैंड का मिडल बैंड क्रॉस कर रहा है। एनटीपीसी यहाँ से एक अच्छा अपसाइड मूव दिखाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि 102 रुपए से लेके 105 रुपए तक का अपसाइड मूव एनटीपीसी के अंदर देखने को मिल सकता है। तो एनटीपीसी पे यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। 94 का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। 102 से 105 रुपए तक का मूव एनटीपीसी के अंदर स्पॉट लेवल के हिसाब से देखने को मिलना चाहिए। ऑप्शन के जरिए अगर कोई ट्रेड लेता है तो 98 वाला कॉल 3.5 रुपए पे अभी अवेलेबल है, इसमें खरीदारी करें। 2 रुपए का नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 5 से 6 रुपए तक के टारगेट एनटीपीसी के 98 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर मजबूत हो रहा है, लोअर लेवल से बाउंस देखने को मिल रहा है। एक अच्छा अपसाइड मूव 1 से 2 दिनों में एनटीपीसी में देखने को मिलना चाहिए। ओके, और इंडेक्स? अच्छा, अब इंडेक्स की बात। तो अनिल जी, इंडेक्स में मेरे को लग रहा है कि जिस तरह से तेजी मेंटेन है मार्केट के अंदर, निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर बाय साइड का व्यू ही लेके चलना चाहिए। निफ्टी 14,800 का कॉल 80-85 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, 85 टू बी वेरी प्रिसाइज। निफ्टी 14,800 का कॉल कल की एक्सपायरी का अभी खरीदारी करें। नीचे में इसमें स्टॉप लॉस लगाएं 50 रुपए का, और ऊपर में टारगेट बनेगा 130 रुपए से लेके 150 रुपए का। निफ्टी का कल की एक्सपायरी का 14,800 का कॉल लेना है, 130 से 150 के टारगेट के लिए 50 रुपए का स्टॉप लॉस। ओके, अभी क्या प्राइस में मिल रहा है सुमित जी? ये अभी 88 है, 88 के आसपास मिल रहा है। 50 का स्टॉप लॉस, 130-150 के टारगेट के लिए 14,800 का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीद कर चले आप। ये राय है सुमित जी की तरफ से आती हुई। इस बीच अदानी एंटरप्राइजेज आता हुआ दिख रहा है नतीजा, और आय बड़ी है। यहाँ पर 11,620 करोड़ का आय का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। कामकाजी मुनाफा 756 करोड़ से बढ़कर 772 करोड़ का आता हुआ दिख रहा है। एक बार इसके भी अनुमान जल्दी से हम इसके रिपोर्ट्स नहीं आती। अच्छा, इस पर अच्छा ये हो अनुमान लाना इसका मुश्किल काम है। ओके तो बिना अनुमान वाले नतीजे, और यहाँ पर मार्जिन थोड़े से घटे 0.5%, 6.9% से घटकर 6.4% आते हुए दिखे हैं। ये है आंकड़े अदानी एंटरप्राइजेज। चार्ट्स बताएं कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, F&O में ऐसा दूसरा कोई शेयर है नहीं अडानी एंटरप्राइजेज जैसा अनिल जी, जिसमें एक तरफा तेजी हमने पिछले कई महीनों से देखी हो। मुझे लगता है अनिल जी थोड़ा बहुत करेक्शन आपको रिजल्ट्स के चलते देखने को मिल सकता है। अब नई खरीदारी आप करें 578 के ऊपर, 578 के ऊपर ही नई खरीद करनी चाहिए। करेक्शन भी बहुत शैलो छोटे से करेक्शन होते हैं, तो मुझे लगता है कि 560 रुपए के आसपास सपोर्ट है। 560 575 ये जो 15 रुपए का बैंड है, इसमें कुछ स्टॉक समय बिता सकता है। ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है, 575 के ऊपर फिर खरीद करनी चाहिए। आपके लिए अदानी एंटरप्राइजेज यहाँ पर थोड़े मिले जुले से नतीजे देख रहे हैं। एक मुश्त घाटा भी है 80 करोड़ का, जिसकी वजह से भी आप थोड़ा ऑपरेशनल बेसिस पर इसका दबाव देख रहे हैं। स्टॉक फिसलता हुआ एक बिगुल जय ठक्कर के लिए जैकपॉट का। बताएं जय। जी, एक रिकमेंडेशन है दीपक नाइट्रेट के ऊपर, जो 1035 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसको खरीद कर चलना चाहिए। बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट आज वॉल्यूम्स के साथ इसमें देखने मिल रहा है, एक फॉलिंग चैनल में से। और जो मैं देख रहा हूँ चार्ट्स पर दीप, इसमें 1085 1090 तक तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है अभी यहाँ से। सो लगभग आप देख सकते हैं कि लगभग 40-50 रुपए का मूव तो ऐसे ही आ जाना चाहिए, स्मूथली आ जाना चाहिए। इनफैक्ट इसके जो चैनल टारगेट्स बन रहे हैं वो और भी ऊपर के बन रहे हैं। दैट कम्स टू ऑलमोस्ट 1140, तो ऐसा लगभग 100 रुपए की बढ़त भी देखने मिल सकती है। ऑन द लोअर साइड जो सपोर्ट बन रहा है ये स्टॉक में, दैट इज समवेयर अराउंड 1010, 1010 का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो 30-35 रुपए नीचे 100 रुपए तक के टारगेट्स बन रहे हैं। 1:3 से भी ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है, इसको खरीद कर चलना चाहिए दीप। एंड दीप एक छोटा सा अपडेट भी है वी-गार्ड के ऊपर, इफ यू आर ओके तो मैं उसमें देना चाहूंगा एक अपडेट। जी बताइए। जी दीप जी, अनिल जी ये स्टॉक मैंने पोजिशनल कैटेगरी में SPL मिड कैप में दिया था लास्ट फ्राइडे, लगभग 220-25 के आसपास रेकमेंड किया रहेगा। और आपको याद रहेगा 390 के मैंने टारगेट्स दिए थे और आपने कहा था काफ़ी लंबे टारगेट्स है अनिल जी, और रिजल्ट मैं ऐसे ही एंटिसिपेट कर रहा था और वो देखने भी मिल रहा है अनिल जी। शॉर्ट टर्म में जो कुणाल जी ने टारगेट्स दिए 260, वो तो सही है, वो निकल जाता है अनिल जी, तो और भी फायरवर्क्स देखने मिलेंगे। और अनिल जी एक चीज़ की मैं आपको डेफिनेटली मैं बधाई देना चाहूँगा कि जो आपने ये सेगमेंट स्टार्ट किया SPL मिड कैप, उसके कारण ये सारे टारगेट्स और इतने लंबे टारगेट्स के लिए स्टॉक्स देने को हमें मिलता है। एंड जो आशु जी का कंसर्न है ना कि कोई लेकर खड़ा नहीं रह सकता, सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट सेगमेंट जहाँ पे लोग खरीद कर इतने लंबे टारगेट्स के लिए खड़े रह सकते हैं और अच्छा मुनाफा दे सकते हैं। इनफैक्ट जब से आपने स्टार्ट किया है तब से हम लोग जो स्टॉक्स रिकमेंड कर रहे हैं, कोई स्टॉक्स डबल कोई ट्रिपल भी हो चुके हैं। सो आई मीन वो एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। और 390 तक के लेवल्स अनिल जी मुझे लग रहे हैं अगर वो 260 के लेवल्स निकाल दिए जो कुणाल जी ने बताया ना शॉर्ट टर्म में, वो एब्सोल्युटली सही कह रहे हैं। एक्चुअली वो सेगमेंट शुरू करने के पीछे पर्पस भी यही था, टाइमिंग भी इसीलिए यहाँ से रखे थे कि जब आप बड़े बुल रन में है तो कैश के, और उसमें स्पेसिफिकली मैं सारे कैश के स्टॉक्स ही लेता हूँ। F&O वाले स्टॉक्स में हमेशा मना कर देता हूँ, जब भी कोई एक्सपर्ट दे रहे होते हैं वो और कहीं दे दीजिए। ये प्योरली इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और कई बार लोग कहते हैं ना कि आपके यहाँ ज़्यादा ट्रेडिंग कॉल्स होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए आपको 3 और 3 6 कॉल्स अगर आपको रोज मिल जाए, बिल्कुल, और वो भी 10 से 11 के बीच में, 10 से 10:30 पौने 11 के बीच में, तो मतलब उससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स को नहीं चाहिए। और लगभग सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने टारगेट हिट्स कर रहे हैं, और वो चूंकि पोजिशनल है, कोई शॉर्ट टर्म है कोई लॉन्ग टर्म है, उसका फायदा आपको सबको हो रहा है। बिल्कुल सर, मौका भी वहां पर भरपूर मिलता है। बिल्कुल, पर मौका है आपकी स्ट्रैटेजी जानने का। बिगुल बजाते हैं अनिल सर की स्ट्रैटेजी के लिए। सर ग्लोबल क्यूज आज थोड़े नर्म है, मतलब ऐसे कुछ ज़्यादा भारी उतार चढ़ाव नहीं है। डाउ फ्यूचर्स इस समय थोड़े सुस्त आपको दिखेंगे, हल्की सी बढ़त आपको आती हुई दिख रही है जहाँ तक डाउ फ्यूचर्स का सवाल है। नैस्डैक फ्यूचर्स अभी भी बढ़िया तेजी में, 0.5% से ज़्यादा का उछाल है वहाँ पर। यूरोप की ठीक ठाक शुरुआत हुई है, कोई ज़्यादा रनअवे गेन्स नहीं है, लगभग 0.5% ऊपर यूरोप दिख रहा है। एशिया में आज मिला जुला कारोबार रहा, चीन थोड़ा सुस्त था, हांगकांग सपाट बंद हुआ, पर जापान 1% ऊपर रहा। तो थोड़ी नरमी है बट पॉजिटिव ही है ग्लोबल मार्केट। सर बताएं क्या करें। दीप, पहली चीज तो ये कि बाजार का बेस आपके लिए शिफ्ट होकर कल के लिए जो मजबूत सपोर्ट जोन रहेगा वो होगा 14,700 से 14,750 जी। पिछला हाई 14,753 का जो हमने पार किया, कल की क्लोजिंग से पहले 14,731 के आसपास का हाई बनाया जी। मुझे लगता है 14,700 14,750 अब कल के लिए आपका बेस हो गया। 14,700 इसलिए भी बेस हो गया, 39 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है पुट में कल की एक्सपायरी वाली, और उसमें से 31 लाख शेयर आज ही जुड़े। हाईएस्ट एडिशन एक किसी स्ट्राइक प्राइस पर वो आज 14,700 के पुट पर है। इसका मतलब 14,700 आपके लिए बहुत 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 मजबूत सपोर्ट है। फिलहाल जो डेटा है और ग्लोबल मार्केट्स अगर इसी तरह से सुस्त भी रहे तो 14,700 के नीचे एक्सपायरी नहीं होगी, अनलेस की कुछ बदल जाए तब तो अलग बात है। बट फिलहाल जो डेटा
और ग्लोबल मार्केट्स का सेटअप, हमारा सेटअप देख के लग रहा है तो आपके लिए एक्सपायरी के लिए रिस्क कितनी है? मुश्किल से 125 पॉइंट की। जी सर। वो भी लाइफ टाइम हाई पर। तो पहली चीज आपको पता है कि रिस्क एक्सपायरी की आपकी 14,700 की। अंडरस्टूड। अब 14,800 आपके लिए टक्कर वाला लेवल है, रस्सा कशी वाला। 3:05 के पहले पहले तक 14,800 होल्ड होना चाहिए। मेरा मानना है होल्ड होगा, और मेरा ये भी मानना है कि आज पूरी संभावना है कि 14,800 के ऊपर आप क्लोज देंगे। क्यों? 14,800 के पुट पर 25 लाख शेयर है, कॉल्स पर 24 लाख शेयर, दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। फिर भी मैं क्यों 14,800 के ऊपर एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ कि पुट में आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन 23 लाख शेयरों का हुआ है। तो आज काफी लोगों ने लॉन्ग पोजीशन 14,800 को पार करने के बाद बनाई, और इनकी पूरी कोशिश ये होगी कि निफ्टी 14,800 के ऊपर ही बंद हो। तो क्लोजिंग आपको 14,800 के ऊपर मिलेगी, इसकी संभावना ज्यादा है। नीचे मिलेगी, इसकी संभावना कम है। अगर नीचे हो गई गलती तो फिर सीधा 50 पॉइंट जाएंगे, फिर 14,750 725 पे ही आप रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। लेकिन उसकी संभावना कम है। 20% चांस है कि आप 14,800 के नीचे जाएं, 80% चांस है आप 14,800 के ऊपर ही एक्सपायरी दें। ओके। ये माफ कीजिएगा, क्लोजिंग दे आज की। तो ये आपके लिए डेटा में साफ नजर आ रहा है 14,000, और तब आपके लिए अगला टारगेट 14,900 की तरफ का बनता हुआ दिखेगा ये डेटा में। तो अच्छी क्लोजिंग आज 14,800 के ऊपर मिलने की तैयार है सर, मैं कर रहा हूँ। अब आइए बैंक निफ्टी जी। 34,000 आपके लिए मजबूत बेस हो गया, जहां हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। उसके ऊपर 34,500, इसके नीचे आपको एक्सपायरी नहीं मिलेगी। ये आज माफ कीजिएगा, क्लोजिंग नहीं मिलेगी आज। पता नहीं आज मुझे क्यों बुधवार है लेकिन एक्सपायरी वाली फीलिंग आ रही है। तो या तो हमने वीकेंड एक दिन पहले आ जाए ना, सोमवार के दिन बहुत काम कर लिया, विकेंड आया ही था एक तरह से। वीकेंड पे काम नहीं कर रहे थे, तो कब से वो वाली फीलिंग आ रही है। आज तो फिर भी थोड़ी, अब तो मेरी आवाज निकली है 1.5 सेशन के बाद में। कल का पूरा दिन और आज का सुबह का आधा दिन तो आवाज दबी। अब थोड़ा मुझे भी लग रहा है मैं बेहतर फील कर रहा हूँ। मूड माहौल बाजार से नहीं, बाजार तो कल भी अच्छा, कल और परसों ज्यादा अच्छा था, लेकिन जो गला और वो सब खराब हो रहा था, अब थोड़ा ठीक लग रहा है। दवा का असर हुआ है लगता है। तो एनीवे 34,500 इसके नीचे आज क्लोज नहीं होंगे, ये लग रहा है। 9 लाख शेयर वहां पर हैं, और 35,000 पार नहीं होगा। दीप, ये ध्यान से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी में 34,900 34,950 सेल जोन है आज। सेल जोन है प्रॉफिट बुक करने का। सेल मतलब ऐसा नहीं शॉर्ट आउट करके बैठ जाए बहुत ज्यादा, ऐसा नहीं, मतलब प्रॉफिट बुक। 35,000 आज पार नहीं होगा आपसे, ये चांस कम है। डेटा जो बता रहे हैं 15 लाख शेयर है, तो बड़ी रेंज 34,000 35,000 की है। 35,000 पार किया फिर तो वैसे ही खुले नीले आकाश में, फिर तो बात ही अलग है। लेकिन फिलहाल डेटा ये कह रहा है कि आप 35,000 के ऊपर नहीं जाएंगे। तो मेरा ये मानना है आप 35,000 के नजदीक पहुंचे, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये आपके लिए डेटा है। और 14,800 अगर तोड़ता है 3:05 के पहले, तो फिर आप 14,725 14,750 की रेंज में आकर रुकेंगे, ये ध्यान में रखिए बस। लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आनी शुरू हो गई सर। बिल्कुल वही दिख रहा था स्क्रीन पर, जैसे ही आप बता रहे थे कि थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। कोई घबराने की बात नहीं है, बाय ऑन डिप मार्केट है। बट जैसा अनिल जी कह रहे हैं कि एक अपसाइड रेंज आज के लिए कैप्ट है, पर मजबूत सहारा भी बाजार के लिए तैयार है इस समय। आइए कुछ और बेहतरीन कॉल्स लेते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ, और जानेंगे कि अब बाजार की डायरेक्शन किस मुंह में आती हुई दिख रही है। तर उससे पहले अपोलो टायर्स यहाँ पर भी नजर डालते हैं। सुबह से हम इस स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, अच्छे एक्शन में भी रहा है पिछले कुछ दिनों से। कैसे रहेंगे नतीजे, कुशल बताएं। बिल्कुल दीपांशु, देखिए बेहतरीन सेट ऑफ नंबर्स यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड है अपोलो टायर्स के, और इसलिए क्योंकि इंडिया और यूरोप, ये जहाँ दो इनके जो बड़े ऑपरेशंस हैं, यहाँ पर से अच्छी इनकी सीवी स्पेस में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिस वजह से करीब 6% की बढ़त इनकी आय में आती हुई नजर आ सकती है। यही नहीं, अगर आप कंपनी की मार्जिन्स पर भी नजर डालें तो 12.1% से बढ़कर 13.9%, यानी कि लगभग 2% का उछाल इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर भी आता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट मिक्स रहे हैं वो हाई मार्जिन वाले रहे हैं, और साथ ही कॉस्ट एफिशिएंसीज भी कंपनी ने बढ़ाई है ओवर अ पीरियड। इनफैक्ट अगर आप मुनाफा देखें तो वहां पर बहुत ज्यादा बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। 175 करोड़ पर करीब स्टेबल रहेगा, क्योंकि टैक्स दर बढ़ने की वजह से इनके मुनाफे पर यह असर आता हुआ नजर आएगा। अब आगे के लिए देखना बहुत जरूरी है कि मैनेजमेंट रिप्लेसमेंट डिमांड, जहां से इनका जो मेजर सेट ऑफ रेवेन्यू आता है, उसको लेकर इनका क्या आउटलुक है, कितनी डिमांड ग्रोथ वहां पर देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल नेट अगर आप ऑपरेशनली नंबर्स देखेंगे तो काफी बेहतर साइड पर रहेंगे। तो ऑपरेशनली अच्छे नतीजे रह सकते हैं, ये आ रहा है अपोलो टायर्स के लिए इस समय अनुमान। इस बीच मूडीज की तरफ से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं। रेटिंग एजेंसीज का समर्थन है बजट के लिए, वो कह रहे हैं कि काफ़ी बढ़िया बजट आया है और पहले के मुकाबले बजट काफ़ी पारदर्शी है। FY22 बजट भरोसेमंद है, ये कह रहा है। अरे वाह, मूडीज का भी मूड बन गया, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू मूडीज।
तो यही वाली बात है, जब है ना ये इस बजट की सबसे खास बात जो हम कह रहे थे, ट्रांसपेरेंट है, रिलायबल है, एग्जैक्टली डेटा में कोई इधर उधर की चीज नहीं, फाइन प्रिंट भी उतनी फाइन है जितनी प्रिंट है एक्चुअली सबका है। तो ये देखो, रेटिंग एजेंसी को 6.8 का घाटा नहीं दिख रहा, 9.5% का घाटा नहीं दिख रहा, उनको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, उनको इंटेंशन दिख रहा है, उनको भरोसा दिख रहा है। ये फर्क होता है अगर आप खुलकर छाती ठोककर खोलकर काम करें, कोई डरने घबराने की जरूरत नहीं। अब देखिए कैसे मूडीज, नहीं तो यही मूडीज, यही फिच, यही S&P आधा परसेंट फिस्कल डेफिसिट इधर का उधर हो जाए तो ऐसा मतलब हाय तौबा मचा देंगे, पूरी दुनिया सर पे उठा देंगे जैसे कि हिंदुस्तान दिवालिया होने वाला जी। और आज 6.8 के घाटे पर भी ये कमाल है सही अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस का, चाहे वो फिर सरकार की हो चाहे कॉर्पोरेट्स की हो। अच्छी अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अगर आपकी है तो मार्केट कैप आपका बढ़ेगा, कंपनियों के लिए भी बढ़ेगा, सरकार के लिए सरकारी कंपनियों पर और देश की GDP के तौर पर बढ़ेगा। तो ये मूडीज की तरफ से जो बयान है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत पॉजिटिव है बाजार के लिए। हाईवे रेलवे पर खर्चा करना, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए वो पॉजिटिव मानकर चल रहे हैं और बजट ग्रोथ को बढ़ावा देने वाला है। आशु जी से एक टिप्पणी ली जाए। आशु जी, क्या कहना है आपका मूडीज के इन स्टेटमेंट्स पर? अनिल जी, मैं कल या परसों, कल आई थिंक बजट के बाद आपको बिल्कुल सुन रहा था और ये बिल्कुल ठीक बात है कि बहुत हो गया ये फिस्कल को लेके, जो एक ही पैरामीटर पे मतलब बजट को देखा जाता था। और अगर आप कॉल लोगे, आप स्टैंड लोगे तो लोग भी आपके साथ चलेंगे। और ये बिल्कुल ये हो रहा है कि ग्रोथ का ध्यान देंगे, फिस्कल ऊपर नीचे चलता रहेगा, होता रहेगा, अपने आप इन द लॉन्ग रन इट विल बी टेकन केयर ऑफ। तो आई थिंक ये सब धीरे धीरे अलाइंड होंगे सब। वैक्सीन यही बात है, और रेटिंग एजेंसीज पर अब अग्री उसका स्टैंप अब रेटिंग एजेंसीज पर भी लगते हुए बिल्कुल, और हमने बात ग्रोथ पर ही भरोसा है बिल्कुल। तो ग्रोथ की वैक्सीन कारगर बिल्कुल साबित होती दिख रही है। और अच्छी बात है, देखिए जब रेटिंग एजेंसीज भी इस चीज को अप्रिशिएट कर रही है, इसकी प्रशंसा कर रही है कि आप जब साफ साफ चीजें बताते हैं ना जी तो अच्छा लगता है। आप छुपाते हैं तो फिर ऐसा तो है नहीं कि रेटिंग एजेंसीज को कैलकुलेट करना नहीं आता। वही सिंपल चीज़ है, फूड सब्सिडी आपकी फूड कॉर्पोरेशन में जाएगी और उसमें नहीं दिखेगी तो आप कई सारे ऐसी सब्सिडी जो आप बजट में नहीं दिखाना चाहते, ऑफ बजट जिसको कहते हैं, अब वो बजट में आ गई, उससे घाटा आपका बढ़ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं। तो वित्त वर्ष 2022 में नॉमिनल ग्रोथ 17% के करीब, यानी कि अगर आप इन्फ्लेशन कितना मान के चले 5% तो 12% की ग्रोथ, 12% की ग्रोथ, ये मेरे ख्याल से IMF की 11.5% से भी ज्यादा की। तो बेसिकली मूडीज की ग्रोथ का अनुमान IMF से बेहतर है। ये आप कह सकते हैं ब्रॉडली, कम तो नहीं है जी। अगर आप महंगाई 5% माने और 12% ग्रोथ माने तो 17% के करीब आ जाता है मूडीज का आंकड़ा। गजब, बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए इस वक्त आपको खुश करने वाली एक खबर। बिल्कुल सर, और बाजार ऑफ कोर्स ऑलरेडी हाई पर ट्रेड कर रहे हैं और बढ़िया एक्शन है। इस बीच जय की तरफ से एक कॉल है, बिगुल जय के जैकपॉट। बताएं जय। दीपांशु, डेल्टा कॉप में आज एक अच्छा ब्रेकआउट आया, ऑल्दो ये स्टॉक ऊपर से थोड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है तो करीब 154.30 के आसपास से ट्रेड कर रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि क्लियरली एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से डेल्टा कॉप में से एक ब्रेकआउट देखने मिला है एंड इंडिकेटर बॉटम आउट हो चुके हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक में अब ऊपर के साइड लगभग 165 से लेके 171 तक के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। 165, 171 ये दो टारगेट्स रहेंगे। ऑन द लोअर साइड स्टॉप लॉस प्लेस करना है इसका 147 पर। मोमेंटम जो हिसाब से बॉटम आउट हुआ है डीप और ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन में से ब्रेकआउट आया और गोल्डन क्रॉस तो ऑलरेडी काफी टाइम से हमें ये स्टॉक में देखने मिला ही है। सो ऑल इन ऑल सारे टेक्निकल पैरामीटर्स पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छे प्रोबेबिलिटी के साथ, अच्छे मोमेंटम के साथ ये स्टॉक में अपसाइड देखने मिल सकती है। 21 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करें डेल्टा कॉप पर। ये है आपके लिए जय की तरफ से राय, 147 का रखना है स्टॉप लॉस इस समय। आइए विश्वेश जी एक कॉल देने के लिए तैयार हैं, तो स्वागत करते हैं विश्वेश जी का बिगुल के साथ। शो में तो है नहीं विश्वेश जी, लेकिन विशेष तौर पर उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि मैं एक विशेष कॉल देना चाहता हूं। तो विश्वेश जी बताइए आपकी कौन सी कॉल है विशेष? ठीक है अनिल जी, मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि जो डेटा है वो इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के 35,000 कॉल में बहुत ज्यादा राइटिंग हुई है।
तो मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी का 35,000 का कॉल लेना चाहिए। अगर नीचे आता है 120-110 रुपए तक भी लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ऑलमोस्ट 14 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट है। जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में एक्सिस बैंक में ओपन इंटरेस्ट बना है आज के दिन में, जिस हिसाब से आज के दिन में रेस्ट ऑफ द अदर स्टॉक्स का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मुझे समझ में आ रहा है बैंक निफ्टी शायद कल 35,000 के ऊपर जा सकता है। तो एक्सिस बैंक में देखिए आज ओपन इंटरेस्ट एडिशन रिडिकुलसली हाई ओपन इंटरेस्ट है। मुझे ऐसा लग रहा है बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर जाएगा तो शार्प शॉर्ट कवरिंग आएगी जो शायद 35,300, 35,400 तक भी जा सकती है। तो उस ट्रेड में 35,000 का कॉल खरीदिए 120-100 की रेंज में, 110 की रेंज में 70 रुपीज का स्टॉप लॉस रखिए और टारगेट रहेगा इसके ऊपर 200, 250 और 300। दूसरी एक चीज ये समझनी होगी कि वॉलेटिलिटी जो है वो थोड़ी सी है और फिर भी आज सुबह से कांस्टेंट हो रही है 35,000 पेंडिंग है, तो 35,000 ट्रेड आज ले सकते हैं और कल अगर नीचे मिले तो और ऐड कर सकते हैं। मुझे लगता है दैट कैन टर्न आउट टू बी अ वेरी वेल ट्रेड। तो बेसिकली विश्वेश जी देखिए, जो आज हुआ वो कल भी होगा, जो कल हुआ वो आज हुआ, जो कल हुआ था वो भी हाँ, कल हुआ। हाँ, मतलब सेम चीज है कि एक बड़े लेवल के सीधा ऊपर खोलो, उसके बाद नीचे मत जाने दो और उसके बाद वहां से कॉल राइटर स्ट्रेप होगा, वो शॉर्ट कवरिंग करेगा, शॉर्ट कवरिंग में अगले 500 पॉइंट और जोड़ लो। राइट, आज 34,500 के ऊपर खोला, करेक्ट, बिल्कुल। और आज वापस अब आप 34,500 के ऊपर बंद दे रहे हैं। कल का 34,000 का लेवल, तो हर रोज आप 500 हजार पॉइंट के लेवल के ऊपर, तो आज अब आप बंद होने जा रहे हैं 34,800 के आसपास। तो कल 35,000 के ऊपर खुलेंगे तो 34,000 और 34,500 के जो कॉल राइटर हैं वो तो हैं ही, 35,000 के कॉल राइटर्स भी कल दबाव में आएंगे क्योंकि कल एक्सपायरी। यही कैलकुलेशन है, राइट विश्वेश जी? बिल्कुल सर। अनिल जी देखिए, आज का जो डेटा है वो तो मतलब वंस इन अ वाइल्ड का डेटा है। निफ्टी का पुट में जो राइटिंग हुआ है, आप देखिए निफ्टी के पुट में 86 लाख शेयर एडिशन है और 10 लाख शेयर ही खाली कॉल एडिशन है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर, तो पुट टू कॉल एडिशन है। बैंक निफ्टी में भी सिमिलर, तो पुट टू कॉल एडिशन रेशियो में ऑब्जर्व करता हूं तो 42 लाख शेयर हैज बीन एडेड टू निफ्टी व्हाइल ओनली 9 लाख शेयर हैव बीन एडेड टू कॉल। और वो भी कहां ऐड हो रहे हैं? 35,000 में, और 35,000 अभी टेस्ट करके आए हैं। और एक्सिस बैंक में ओपन इंटरेस्ट इतना रिडिकुलसली हाई ऐड हुआ है, मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी गुड साइन ऑफ शॉर्ट कवरिंग। तो मुझे लगता है कि रिस्क लिया जा सकता है ट्रेड में और ओवरनाइट कैरी करने के लिए छोटी क्वांटिटी में अपने रिस्क के हिसाब से कैरी कर सकते हैं। तो आप इनडायरेक्टली ये तो नहीं कह रहे हो कि एक्सिस बैंक भी बहुत जोर से चलेगा? जी, तो मैं तो आप पे छोड़ रहा हूँ मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है वो चीज भी लग रहा है। ठीक बात है। एक मिनट विश्व जी लाइन पे रहिए, आप आशु सर भी कुछ कहना चाहते हैं आपको। जी आशु सर। नहीं अनिल जी, मैं इसी स्ट्रेंथ को ऐड करने के लिए एक चीज और बता रहा था। अभी तक जो पिछला अपमूव आया था जब 14,500-600 तक गया था, तो अनिल जी वो शॉर्ट्स हमेशा जो आप कहते हो, आपने सुबह भी कहा कि शॉर्ट्स जरूर चाहिए होते हैं क्योंकि ऊपर ले जाने के लिए या नीचे लेने के लिए, तो शॉर्ट्स बहुत थे। इस बार अनिल जी जो पोस्ट बजट जो मूव आई है, जो 14,200 के बाद भी आई है अनिल जी, वो बहुत ज्यादा शॉर्ट कवरिंग से नहीं आई है, इनहेरेंट बाइंग से आई है। तो अनिल जी एक और भी ज्यादा इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिखाता है मार्केट के अंदर कि अगर शॉर्ट्स नहीं है उसके बाद भी जिस तरह की मूव आई है और उस पर अगर शॉर्ट्स हो जाते हैं तो अनिल जी वो सोने पे सुहागा हो जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग और ऐड करेगी। सो अभी तक की मूव में दिस इज वन ऑफ द रेयर, मतलब बहुत रेयर होता है इस तरह का कि जो मतलब वेंजेंस वाली बाइंग आती है और उसमें शॉर्ट कवरिंग ना हो। सो अनिल जी मार्केट में इनहेरेंट जो अंडरलाइन स्ट्रेंथ है वो दिखा रहा है, तो इसलिए इतने मूव के बाद भी मुझे नहीं लगता कोई डरने की बात है। और डर सिर्फ वही वो स्टॉप लॉसेस वाला होना चाहिए। अगर उसको आप अच्छी तरह से ट्रेड को मैनेज या मनूवर कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, तो ये है आपके लिए राय इस वक्त निफ्टी और बैंक निफ्टी में, स्पेशली बैंक निफ्टी पर आती हुई विश्वेश जी की तरफ से। आइए बढ़ते आएंगे, नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे हमारी सुपरहिट सीरीज और एक और कंपनी कैश मार्केट की जिसके आने वाले हैं दमदार रिजल्ट। तैयार है कुशल पूरी डिटेल्स लेकर आपके साथ, तो चलते हैं कुशल के पास। बताएं कुशल, कौन सी कंपनी चुनी है आपने नतीजों के लिए हाथ से विश्लेषण करके और कैसे आएंगे रिजल्ट्स?
बिल्कुल अनिल जी, तो कंपनी का नाम है इप्का लैब्स। आज का बजिंग फार्मा स्पेस सेक्टर की ये कंपनी है और यहां पर अगर आप आए देखें करीब 15% बढ़ने का अनुमान है और 1390 की आय जो है कंपनी घोषित कर सकती है। कल इसके नंबर्स आने वाले हैं और यहां पर अगर आप एपीआई एक्सपोर्ट कारोबार देखें करीब करीब 20% की बढ़त हम अनुमान करके चल रहे हैं इसमें, और साथ ही घरेलू फॉर्मुलेशन कारोबार यहां पर भी दमदार तेजी का अनुमान है और 10% से ज्यादा की तेजी बन सकती है। तो इन दोनों सेगमेंट्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से कंपनी की मार्जिन में भी आपको क्लियर सुधार देखने को मिलेगा। इनफैक्ट यहां पर मार्जिन तो 3% की बढ़त के साथ 25.5% पर आती हुई नजर आ सकती है। और इसका इंपैक्ट आप देखिए, आय में तो 15% रहेगी पर मुनाफा 30%, यानी कि दोगुना आय के मुकाबले मुनाफा बढ़ता हुआ नजर आएगा और 260 करोड़ का जो मुनाफा है वो कंपनी रिपोर्ट करती हुई नजर आ सकती है। तो ओवरऑल दोनों सेगमेंट्स में दमदार प्रदर्शन के आधार पर आपको इप्का लैब्स बेहतरीन काउंटर है। ओके, इप्का लैब ये है वो स्टॉक जो देगा आपको बेहतरीन रिजल्ट 2025 के आसपास। वो 7% मजबूत हो चुका है ऑलरेडी नतीजों से पहले। आज तो वैसे भी फार्मा शेयरों का दिन भी है। बंसल जी, इप्का लैब्स के चार्ट्स देखिए और बताइए जरा क्या करना चाहिए। अनिल जी, इप्का लैब्स की अगर हम चार्ट्स देखें तो अनिल जी 1 मिनट लूंगा मैं चार्ट्स खोलने में। हमसे आप कैश के खोल के ही नहीं रखते, ऐसा मुझे लगता है। तो एक अच्छी रैली यहाँ देखने को मिली है, तो जिनके नहीं अनिल जी, एफएनओ से कैश में जाते हैं तो थोड़ा सा समय लग जाता है। अच्छा। जिनके पास है क्लियरली होल्ड करें। नई खरीदारी करनी है 2040 2033 चल रहा है। 2040 के लेवल्स टूट के उसके ऊपर की सस्टेन करता है तब एक नई खरीदारी का कैंडिडेट बनेगा। जिनके पास है ऑलरेडी वो इसको होल्ड रखें। ओके, है तो होल्ड रखें, और नहीं तो नई खरीदारी करने के लिहाज से आपके लिए थोड़ा सा 2040-45 इसके ऊपर तो आ रहा है। चलिए थोड़ा टिकने दें, उसके बाद डिसाइड करें। बिल्कुल, तो नज़र रखें इप्का लैब्स, यहाँ पर दमदार नतीजों का अनुमान आप लगा के चल सकते हैं। M&M फाइनेंस शो की शुरुआत हमने वागले साहब से स्टॉक को पूछ कर करी थी। 179 के लेवल्स था, 184 के लेवल्स पर आते हुए दिख रहा है। तो M&M फाइनेंस में बढ़िया उछाल है, डेज हाई पर है। चोला इन्वेस्टमेंट पर अब खरीदारी आती हुई दिख रही है, ये स्टॉक भी आपको अच्छी तेजी दिखा रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पर भी एक मूव आया है। किरण जी जरा बैंक ऑफ बड़ौदा की चार्ट भी देखें सर। मूव तो PSU बैंक्स में आ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा भी खरीदारी दिखा रहा है। क्या करें इस चार्ट पर सर? एक 80 का छोटा सा बैरियर है, मुझे लगता है कि ये बैरियर जब निकलेगा तो एक अच्छी तेजी देखने को मिलेगी और फिर जो पोजिशनल टारगेट्स है वो लगभग 95-97 के देखने को मिल जाने चाहिए। तो लॉन्ग पोजीशंस बिल्कुल बनाए रखे। अभी के लिए स्टॉप लॉस 73 का रखे। अच्छा किरण जी, आपको कैसे पता चल गया कि आप म्यूट हो? हम बोले उसके पहले आपने अनम्यूट कर दिया, आपको कैसे पता चला? नहीं, अभी कहाँ पे म्यूट हो? अभी आज तो म्यूट मैंने किया भी नहीं किया? अच्छा, तो फिर इसका मतलब कुछ तो आपको हवन वगैरह करवाना चाहिए। आपकी बहुत देर तक तो आवाज आई नहीं, फिर हम खाली वैसे आपके वो लिप्स सिंक हो रही थी, फिर हमने कहा क्या हुआ पता नहीं, फिर हमने बोले कि अनम्यूट करो, आवाज आने लगी तो हमने लगा कि म्यूट कर। एक मिनट, बंसल जी कुछ कह रहे हैं आपको। जी बंसल जी। देखिए अनिल जी, आज किरण जी बिल्कुल अनम्यूट है, तो इसका पूरा जो श्रेय अनिल जी मुझे जाता है, क्योंकि काफी देर मैंने इनसे वार्तालाप करी थी कि म्यूट करके करते क्या हैं ये। तो पता चला? हाँ अनिल जी, रिसर्च करते हैं, ये पूरा ओपन इंटरेस्ट वगैरह देखते हैं किस स्टॉक में कहाँ ऑप्शन बैरियर टूट रहा है, उसकी R&D करते हैं। तो कहीं आवाज कैमरे की दूसरी तरफ ना जाए, इसलिए म्यूट रखते हैं अपने आप को। अच्छा, किसी में अचानक से समझो किसी स्ट्राइक प्राइस पर बड़ा ऑप्शन बिल्टअप हो गया, अरे इतना कैसे हो गया, ऐसा कोई आवाज निकल जाए, ऑन एयर चले जाए, उसके लिए म्यूट करते हैं। ठीक है, फिर किरण जी हमें लगा कोई और कोई रीजन तो नहीं है। अगर यही रीजन है जो आपने बंसल जी को बताया और बंसल जी ने मान भी लिया ऐसे कैसे, वैसे तो बंसल जी को और ज़्यादा चैनल चेक करना चाहिए था, पुणे जाकर देखना चाहिए कि वाकई में रीज़न यही है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। तो चलिए, किरण जी की राय है इस वक्त ये सारी इन स्टॉक्स पर। आइए बैन से बेनिफिट, वक्त है आप जान लेते हैं कोई स्टॉक बैन में आने जाने को तैयार तो नहीं है। आशीष हमारे साथ है।
बताएं आशीष। अनिल जी, सीरीज की शुरुआत है तो फिलहाल ज़्यादा स्टॉक्स में बिल्टअप देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ एक सेल ही एक ऐसा स्टॉक है जो लगातार बैन में बना हुआ है। अभी भी फिलहाल अगर आप मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो ज़्यादा नहीं घटी है, कल 95% थी, फिलहाल 91% है, यानी बैन में सेल तो बना रहेगा। फिलहाल फ्रेश एंट्री और एग्जिट की तो बात ही नहीं होती है, फ्रेश एंट्री की किसी और की संभावना नहीं है। ओके, तो ना कोई आएगा ना कोई जाएगा, कोई बदलाव नहीं है। अच्छा, तो फिर यही सिचुएशन थी, तो कल तो आए नहीं आप लिंक के लिए, आज क्यों आए फिर? कल मैंने पूछा लिंक, बोले नहीं सर कोई भी बाहर नहीं आ रहा, कोई भी अंदर नहीं जा रहा, तो आज भी तो सेम सिचुएशन है आशीष। अनिल जी चलिए कोई बात नहीं, मैं समझ गया। तो आज आशीष ज्यादा फ्री हैं, रिजल्ट्स कम है आज। रिजल्ट्स जो भी जितने थे सिर्फ अपोलो टायर्स बचा है बड़े रिजल्ट्स में, बाकी सारे तो एक साथ आ गए थे। चलिए बढ़िया, तो रिजल्ट सीजन आज थोड़ा ठंडा है बड़े दिग्गजों के लिहाज से, और कल रहेंगे रिजल्ट्स हीरो मोटोकॉर्प के, एसबीआई और एनटीपीसी। तो उसमें से एनटीपीसी और एसबीआई दोनों तो आ जाएंगे बाजार के दौरान, और हीरो मोटोकॉर्प आएगा बाजार के बाद। और वायदा कारोबार में टाटा पावर, कॉनकोर, एचपीसीएल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आरईसी और जी एंटरटेनमेंट, ये सारे रिजल्ट। कल बड़ा दिन, कल लंबी लिस्ट है सर। कल आज भी ऐसे वायदा कारोबार के तो काफ़ी नतीजे आए हैं सर, बट ऑफ कोर्स थोड़ा आपने वहाँ पर ठंडे एक्शन देखा है, थोड़ा कूल ऑफ हो गया। भारतीय एयरटेल भी अभी थोड़ी देर पहले अच्छी तेजी आ रही थी, वहाँ से ऊपरी स्तरों से हल्का सा कूल ऑफ हुआ है, पर एक्शन में ये दिख रहा है। वागले साहब के लिए भी बिगुल है। जी सर, बिल्कुल बिगुल, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। दीपांशु, स्टॉक आप ही का है, M&M फाइनेंस। हमने 179 178 के आसपास बात की थी, अभी क्लियरली 180 के पार निकला है, 183 184 का भाव है, इसको लेके जाइए। मुझे लगता है एक 4 रुपए के रिस्क लीजिए, 180 का स्टॉप लॉस, और मुझे लगता है 192 193 तक के लेवल्स आपको कल देखने को मिलने चाहिए। ओके, तो 192 193 के टारगेट्स के लिए M&M फाइनेंस पर करके चलें खरीदारी, ये है आपके लिए राय वागले साहब की तरफ से। ढेरों कैश स्टॉक्स भी हैं जो आपको बढ़िया एक्शन इस समय दिखा रहे हैं और अच्छी खरीदारी आ रही है। EIH, इसका बायबैक अब 2 दिनों में बंद होने वाला है, तो वहां पर अच्छी तेजी इस समय आपको दिख रही है। कुणाल जी 95 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, एक स्पाइक आया EIH में। बताएं सर, चार्ट कैसी लग रही है? देखिए चार्ट अच्छा है दीपांशु, खास कोई रनअप नहीं हुआ इस स्टॉक में, काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा है और अब इसमें दोबारा मोमेंटम बनता हुआ दिख रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि एक बार स्टॉक 97 रुपए 97 को पार कर लेगा तो फिर आपको एक और तेजी देखने को मिलेगी। जिनके पास पोजीशन है 91 का स्टॉप लॉस रखकर होल्ड करें, और 97 हाफ पार हो जाने के बाद नई खरीदारी कराएं। ओके, तो ये है आपके लिए EIH। AB कैपिटल, यहां पर स्पाइक आया है सुमित जी पिछले कुछ मिनटों में, और 5% की तेजी, 5.5% की तेजी इस समय स्टॉक दिखा रहा है। AB कैपिटल की चार्ट पर क्या चल रहा है सुमित जी? ओ माफ कीजिएगा सुमित जी, आदत पड़ गई है वेडनेसडे को, सुमित जी नहीं होते हमारे साथ। बंसल जी जरा AB कैपिटल की बात करें, 5.5% की तेजी स्टॉक में आ रही है, 89 का लेवल क्रॉस किया है। दिवांशु, बेहतरीन टेक्निकल रुझान है और एक ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल जो देखने को मिलेगा 93 का लेवल देखने को मिल सकता है। 87.5 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, 93 पहला टारगेट बैठता है, तो एक ब्रेकआउट आदित्य बिरला कैपिटल में आ रहा है, यहाँ पे बाइंग की जा सकती है। बिल्कुल। Okay, और एग्जैक्टली देखिए दीप 3 बजे के बाद 3-5 के पहले ही मार्केट गिरना शुरू हुआ है। और हाँ, मतलब वो टाइमिंग ही ऐसी है एक्चुअली, आखिर का आधे घंटे की टाइमिंग जो होती है ना, वो उस समय मुंह, इसलिए मैं वो टाइम 3-3-5 का देता हूँ, वहाँ से आपको मुंह पकड़ना होता है। तो आपके लिए देखिए वहाँ से निकलते ही 50-75 पॉइंट की जगह बनती, तो 14,750 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और उसके बाद 14,750-55 ज़्यादा होता है, 14,725-30 लगता नहीं, 14,750-55 से काम चल जाएगा। बैंक निफ्टी भी अगर आप देखेंगे तो 34,550, 34,000 बैंक निफ्टी का लेवल दे दूँ एक बार आपको। बैंक निफ्टी का लेवल भी मजबूती की तरफ है, 34,650, यहाँ से मतलब 75-100 पॉइंट की और जगह बस इतना हो सकता है। हमने तो कहा भी था 35,000 पर तो आपको मुनाफा बुक भी करना है, वहाँ से 35,000 के ऊपर जाने का आज चांस नहीं दिख रहे। करेक्ट। तो चलिए ठीक है, थोड़ा करेक्शन, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आखिरी मिनटों में आई, गलत भी नहीं। बिल्कुल सर। और इसमें बैंक निफ्टी की बात करें सर, तो ऑफकोर्स एक मजबूत कड़ी जो बैंक निफ्टी में रही है,
18% की तेजी बजट के बाद आपको एसबीआई में आती हुई दिखी है। तो यानी कि पिछले 3 दिनों में 18% ये स्टॉक दौड़ चुका है। ऑफ कोर्स बजट के अनाउंसमेंट्स का तो यहाँ पर सहारा था ही, पर क्या अर्निंग से सहारा मिलेगा, ये जानते हैं देवांशी के साथ। तो देवांशी बताएं, क्या अनुमान लगा रहे हैं एसबीआई के नंबर्स के लिए? एसबीआई के नतीजे खराब नहीं आएंगे, लेकिन आप देखिए इनके जो ब्याज से आया है वो करीब 3.5% से लेकर 4.5% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है, और जो मुनाफा है वो इस बार एकदम फ्लैट आने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। और काफ़ी जो ब्रोकिंग हाउसेस है वो ये भी मानते हैं कि करीब 5 से 7% तक की गिरावट इस बार मुनाफे में आ सकती है। लेकिन जो वॉच आउट करने वाले नंबर्स होंगे वो ये होंगे कि रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स इस बार कितने हुए हैं और स्लिपेजेस कितने आते हुए दिखे हैं। पिछली बार मैनेजमेंट ने गाइड किया था करीब 20,000 करोड़ तक के स्लिपेजेस आते हुए दिखेंगे, और इस बार माना यही जा रहा है कि 20,000 करोड़ से ज़्यादा के स्लिपेजेस नहीं आएंगे। लेकिन इस नंबर को आपको वॉच आउट करना होगा। प्रोविजंस जो हैं वो इस बार सालाना आधार पर 40% तक बढ़ते हुए दिख सकते हैं। 11,000 करोड़ से लेकर 12,000 करोड़ के बीच में प्रोविजंस आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि पिछले साल करीब 8,200 करोड़ के थे। असेट क्वालिटी हल्का सा दबाव आने की आशंका है, ज़्यादा गिरावट नहीं आएगी। जो ग्रॉस एनपीएस हैं वो 5.3% से बढ़कर 6.3% आ सकते हैं, और जो नेट एनपीएस है वो 1.6% से बढ़कर 2.1% आने की उम्मीद लगाई जा रही है। और साथ ही देखना होगा कि लोन ग्रोथ 6 से 7% से अगर ज़्यादा आती है तो इस बार एसबीआई के जो नतीजे होंगे थोड़े से बेहतर कहलाएंगे। लेकिन स्लिपेजेस का नंबर, रिस्ट्रक्चर्ड अकाउंट्स और साथ ही लोन ग्रोथ को वॉच आउट करेंगे। और मैनेजमेंट कमेंट्री काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगी एसबीआई की तरफ से। हालांकि हमने ऑफ कोर्स पोस्ट बजट खरा साहब से बातचीत ज़रूर करी थी, पर वो बजट के लिहाज से थी। बैंक की परफॉर्मेंस को लेकर क्या वो कहते हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। फिलहाल ऑफ कोर्स डेज हाई पर ट्रेड कर रहा है, और आशु जी ने तो कहा भी है 350 के लेवल्स तो आराम से आपको एसबीआई पर आते हुए दिखेंगे। तो इसके नतीजों का इंतजार है। L&T इन्फोटेक, आज सुबह श्रीकांत जी जब हमारे साथ जुड़े थे छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई के लिए, तब उन्होंने यहाँ पर खरीदारी की राय दी थी। और जय जरा L&T इन्फोटेक पर नजर डालें, 7.5% का उछाल है इस समय, 4350 के करीब L&T इन्फोटेक आते हुए दिख रहा है, डेज हाई पर है। क्या यहाँ से भी कोई फ्रेश ट्रेड का मौका बनता है, या फिर अब मुनाफा वसूली का समय आ गया? क्या राय है जय? नहीं, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए दीप। यहाँ पे फ्रेश पोजीशंस लेनी है तो ले भी सकते हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जो हिसाब से ब्रेकआउट आया है, ये प्रीवियस स्विंग हाई अपना निकाल देगा। जो प्रीवियस स्विंग हाई था इसका दीप करीब 4483 का था, तो यहाँ से आपको 1% का मूव तो मिलेगा। बट अगर चैनल टारगेट अगर आप देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि लगभग 4450 4500 तक के आपको लेवल्स देखने मिलेंगे। देखिए दीप, ये स्टॉक काफ़ी समय से, जब से इसमें गोल्डन क्रॉसओवर देखने मिला था, तब से अपने एक क्लियर एक पैटर्न के साथ चल रहा है। वो पैटर्न ये कि 50 डेमा पर आता है, थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है तो 50 डेमा पर आता है, वहाँ तक करेक्शन करता है, और वहाँ से सपोर्ट लेकर फिर से स्टॉक में अप ट्रेंड देखने मिलता है। तो क्लियरली एक ट्रेंड अच्छा बना हुआ है इसमें, और वही ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मैं कहूँगा कि ये 4450 4500 तक के लेवल्स तक जाएगा, जो हिसाब से अभी भी रिवर्स हुआ है 50 डेमा से। सपोर्ट की बात करें तो 4300 क्लियरली एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनकर आ रहा है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। बिल्कुल। और आज सुबह ही श्रीकांत जी ने यहाँ पर, श्रीकांत चौहान साहब ने दिया था ये स्टॉक आज खरीदारी करने के लिए आज से BTST के तौर पर, और 4400 का टारगेट उन्होंने दिया था, उसके बेहद करीब पहुंचा इंट्राडे में 4150 पर। तो बहुत सही लेवल पर उन्होंने बोला, और सीधा 4400 का टारगेट। तो बेहतरीन तेजी L&T इन्फोटेक में हुई श्रीकांत जी के चार्ट्स को देखने के बाद। आइए एक और स्टॉक जो बड़ा एक्शन में है, रहने वाला है कल भी, वो है हीरो मोटोकॉर्प, और नतीजे आने वाले हीरो के कल कैसे रहेंगे रिजल्ट्स, कुशल बताइए। बिल्कुल अनिल जी, तो यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो आय और कामकाजी मुनाफा में बेहतरी के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि 38% आय इनकी बढ़ती हुई नजर आएगी। और ये इसलिए क्योंकि कुल वॉल्यूम में करीब 20% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है, और 18.5 लाख यूनिट्स जो है ये बेचते हुए दिखे हैं। और इसकी वजह से अगर आप देखें तो कंपनी की जो रियलाइजेशंस हैं वहाँ पर भी 15% की बढ़त होने की उम्मीद है। और ये स्पेसिफिकली अगर आप ग्रामीण इलाकों की बात करें तो उस वजह से कहीं ना कहीं जो डिमांड मोमेंटम है वो जारी रहा है, और यहाँ से ही इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता हुआ नजर आता है। पर दूसरी तरफ कंपनी की मार्जिन्स 14.8% से घटकर 13.4% रह सकती है, और ये इसलिए क्योंकि जो रॉ मटेरियल कॉस्ट है वहां पर काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, जिस वजह से इनकी मार्जिन्स पर ये असर आएगा। और साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो केवल 5.5% बढ़ता हुआ दिखेगा, 880 करोड़ से बढ़कर 927 करोड़ पर जो है इनका मुनाफा आ सकता है, क्योंकि टैक्स खर्च में बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही जो अदर इनकम का कंपोनेंट है वहां पर भी थोड़ी डिक्लाइन देखने को मिल सकती है। तो नेट अगर आप देखेंगे तो आय और साथ ही कामकाजी मुनाफे की तरफ से बेहतरी के संकेत हैं, पर मार्जिन्स और मुनाफे में थोड़ा सा धीमापन हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो थोड़ा धीमापन आपको देखने को मिल सकता है। जहां तक
नतीजों का सवाल है हीरो मोटोकॉर्प का आय और मुनाफे में इन पर्टिकुलर। किरण जी, क्या अप्रोच होनी चाहिए हीरो मोटोकॉर्प के लिए? आज सुबह थोड़ी नरमी दिखा रहा था पर वहां से अच्छा पिकअप हुआ है, नतीजों से पहले तो पॉजिटिव एक्शन में ही है। देखिए, हीरो मोटो का चार्ट अगर देखते हैं तो अभी भी कोई खराबी देखने को नहीं मिल रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छा बेस 3240 3250 के आसपास का बनता नजर आ रहा है, पर इधर ज्यादा मोमेंटम 3480 3500 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। तो मेरा मानना है कि जब तक ये लेवल्स क्रॉस नहीं करते तब तक फ्रेश खरीदारी ना करे, पर अभी जिनके पास है वो 3200 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करे। ओके, तो 3200 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना जरूरी है, ये है आपके लिए हीरो मोटोकॉर्प पे राय। बिल्कुल, जय ठक्कर के लिए कैश का ऑप्शन। बताएं जय। दीप 14650 का कॉल तो दिया था और तभी मैं कल से यही कह रहा था कि मेरा टारगेट्स 14850 तक के है, 900 14850 900 जो अचीव हो चुके हैं, बट मुझे अभी भी कुछ बड़ा रिवर्सल नहीं नजर आ रहा है। बट देन मैं देखना भी चाहूँगा कि क्या ये 14900 को बहुत ही क्लियरली निकालता है, जो अनिल जी ने भी कहा ना। तो बट ऑन द फ्लिप साइड 750 700 का एक सपोर्ट भी है, तो जो मैं भी ऑप्शन दे रहा हूँ वो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी का दूंगा दीप। अभी इतनी क्लैरिटी कल के लिए नहीं है, वो देखना चाहूँगा कल मॉर्निंग में। सो नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी 11 फेब का 14750 का इन द मनी कॉल ऑप्शन हम खरीदेंगे अभी। वो ट्रेंड ओवरऑल बुलिश है अभी भी, सो उसमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। 209 210 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है अभी, इसको लेकर चलना है। थोड़ा सा दूर एक स्टॉप लॉस रहेगा जरूर दीपांशु इसका, जो 209-10 के आसपास आप ये खरीदते हो तो स्टॉप लॉस में जो दे रहा हूँ अभी वो है 155 का, कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। बट देन ऑन दी अपसाइड जो टारगेट इसके बनकर आ रहे हैं पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर 14900 निकाल दिया देन डेफिनेटली 15000 वुड बी द नेक्स्ट। आई एम श्योर तभी एनएसए में भी केक कटेगी। सो अगर वो हो जाता है 14900 निकलता है तो मुझे ऐसा लग रहा है तब तक पहुंचने में ही इसका फर्स्ट टारगेट जो बन रहा है वो है 249 का। सेकंड टारगेट डीप जो मैं देख रहा हूँ वो 275 का है, एंड वो निकालता है 4900 देन आई थिंक डेफिनेटली फायरवर्क्स फिर से और कंटिन्यू होते नजर आएंगे। बट कल का मॉर्निंग का ट्रेड डेफिनेटली देखने लायक रहेगा, सो इसलिए 11 फेब की एक्सपायरी का ये कॉल है। ओके, और खरीदना है आपको निफ्टी पर 14750 का कॉल 210 के आसपास ये आ रही है जय की राय, और नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, ये आपको ध्यान रखना है इस समय। तो एक्शन है, थोड़ा ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली है पर मूव अच्छी आ रही है। इस बीच एस्कॉर्ट्स, जैसे हमने अभी बात करी हीरो मोटो की, सुबह एक डिप दिखा और उसके बाद आपने काफ़ी मजबूती देखी है। एस्कॉर्ट्स भी आज सुबह कमज़ोर खुला गिरावट के साथ, पर उसके बाद बढ़िया तेज़ी आई है और देखिए 3.5-4% ऊपर एस्कॉर्ट्स दिख रहा है। क्या था ऐसे नतीजों में जिसकी वजह से बाजार का इतना कॉन्फिडेंस है एस्कॉर्ट्स पर? कुशल बताने के लिए तैयार है। कुशल बताएं क्या था खास एस्कॉर्ट्स के नतीजों में? एस्कॉर्ट्स के नतीजों में सबसे बेहतरीन फिगर था मुनाफे का, हाईएस्ट एवर जो क्वार्टरली फिगर है 280 करोड़ रुपए का, वो आता हुआ नजर आया। इनफैक्ट यहाँ पर कंपनी की जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स है वो भी 5% बढ़कर 18% पर होती हुई नजर आई। और इनके और जो अन्य सेगमेंट्स हैं जैसे कि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट वाला, वहाँ पर भी 20% की रिकवरी जो है हमें ग्रोथ में देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो अदर सेगमेंट्स हैं वहाँ पर बेहतरी के संकेत थे। और एक चीज़ इंटरेस्टिंग निकल कर आई, क्योंकि यहाँ पर जो मंथली बिक्री के आंकड़े आते हैं इनके हाईएस्ट एवर जो मंथली सेल्स हैं इनकी लगातार अगस्त महीने से कंटिन्यू है और जनवरी तक ये कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। तो पिछले 6 महीनों में दमदार प्रदर्शन जो है एस्कॉर्ट्स का लगातार आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही मैनेजमेंट जो है आगे के लिए भी जो ट्रैक्टर्स की डिमांड है उस पर काफी बुलिश है और मोमेंटम वो देख रहे हैं कि आगे भी ये जारी रहेगा। और जो अन्य सेगमेंट्स है वहां पर भी रिकवरी जो है कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। और जो स्पेसिफिकली अगर आप ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें तो HSBC भी काफी बुलिश हैं, 1480 के टारगेट सुझा रहे हैं और उससे भी ज्यादा मैक्वेरी 1510 के लक्ष्य सुझा रहे हैं। तो मौजूदा भाव से भी काफी अच्छी अपसाइड वो अभी भी एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। बिल्कुल, तो यहाँ से और बढ़िया अपसाइड की आप एक्सपेक्टेशन करें। थोड़ा नतीजों के बाद नरमी आई। वागले साहब, कल तो अच्छे एक्शन में था, आज सुबह वीक खुला पर उसके बाद दमदार तेजी आती हुई दिखी है और आज तो 1400 के पार भी गया था। कोई BTSC स्ट्रैटेजी बनती है सर एस्कॉर्ट्स में? इन लेवल्स पर क्या राय देंगे? दीपांशु, मेरा मानना है कि ये पोजिशनल लेना है तो अच्छा है, मतलब होल्ड कर सकते हैं। कल हमने बात की थी बाय करने की या करेक्शन पे बाय करने की, जो करेक्शन आया भी था मुझे लगता है 1450 तक अगले कुछ दिनों में जाना चाहिए। वो कुछ दिनों का 1-2 हफ्ता लग सकता है। और नियरिंग 1350 अगर आप लेते हो, 1300 के नीचे का स्टॉप लॉस, 1450 का टारगेट, ये सेटअप बनता है। ओके, तो ये है आपके लिए एस्कॉर्ट्स। थोड़ा पोजिशनल बेसिस से आप खरीदारी करके चल सकते हैं इस पर, ये राय आ रही है वागले साहब की। आखिरी 10 मिनट ट्रेड के
चलते हैं अनिल जी के पास फाइनल स्ट्रैटेजी के लिए। अनिल जी, हल्की मुनाफा वसूली हमारे बाजारों में देखिए, वैसे ग्लोबल पिक्चर पिछले आधे एक घंटे में कुछ बदलाव नहीं आए हैं। डाउ फ्यूचर्स हल्की बढ़त दिखा रहे हैं, नैस्डैक फ्यूचर्स 0.5% ऊपर है। यूरोप में थोड़ा उतार चढ़ाव चल रहा है सर, पर पॉजिटिव ही एक्शन है, हालांकि हल्की सी बढ़त है, तो कोई रनअवे गेन्स आज ग्लोबल मार्केट्स में नहीं दिख रही है सर, पर पॉजिटिव है। लेकिन ये बताऊं, उससे पहले दीप में चाहता हूँ एक बिगुल कल के 2000 का। अरे वाह, हाँ, पहले वो तो पहले बिगुल अनिल जी के लिए कल के 2000। जी सर, खरीदारी करने की राय है और खरीदना है डीवीज लैब। 3670 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। डीवीज लैब, इसके रिजल्ट्स आने वाले हैं शनिवार को 6 तारीख को, इसी हफ्ते, और यहाँ पर मुझे लगता है कि अब से लेकर रिजल्ट तक एक अच्छा एक्शन आपको देखने को मिल सकता है। हमारा फेवरेट स्टॉक तो है ही है फार्मा स्पेस में। अगर आप मुझे पूछेंगे नंबर 1 तो मेरे लिए डीवीज होगा, नंबर 2 सिप्ला होगा। तो उस लिहाज से मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। सारे एपीआई और फार्मा कंपनी के रिजल्ट्स दमदार आते दिख रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स के दम पर। और करेक्शन होकर स्टॉक नीचे काफ़ी आ भी गया था, वापस बढ़ने की तैयारी में। इवेंचुअली लंबे टारगेट्स के तो वो तो 4200 4500 के लंबे तो हैं ही, लेकिन फिलहाल जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो आप नोट कर लें। 3650 का स्टॉप लॉस रखिए, पहली चीज़ तो ये। 3650 का स्टॉप लॉस है। 3725 ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट होगा आपका 3740 का। 3725 छोटे टारगेट दे रहा हूँ रिजल्ट के लिहाज से, बाद में बड़ा टारगेट अलग से देता हूँ। 3725, 3740, 3770, 3770, ठीक है, और रिजल्ट तक का टारगेट 3850। ओके, ये 4 टारगेट हो गए। 3725, 3740, 3770 और 3850, ये 4 टारगेट के लिए आपको डीवीज लैब में खरीदारी करनी है। ये स्टॉक बढ़िया एक्शन के लिए तैयार हो रहा है, मजबूत फंडामेंटल्स वाला बढ़िया स्टॉक है। कभी भी किसी भी भाव से आपके पोर्टफोलियो में रह गया, कोई चिंता की बात नहीं। सबसे बढ़िया चीज़ है क्योंकि लाइफ टाइम हाई पे आपको वो स्टॉक खरीदने होते हैं जो कभी आप लेकर अटक भी जाएं तो चिंता की बात नहीं। तो मुझे लगता है ये उस कैटेगरी में आता है जहां आप लेकर अटक भी जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं। तो डीवीज में खरीदारी करने की राय है। डीवीज के चार्ट्स पर एक बार राय ले ली जाए, पूछ लेते हैं। वागले साहब जरा चार्ट देखिए एक बार डीवीज के। अनिल जी, पूरी तरह से आपके साथ हूँ। 3700 का भी लेवल इसने अभी अभी तोड़ा है। मेरा 3850 तक का पोजिशनल टारगेट है। अगर BTST ये सस्टेन करता है, जो लगता है कि सस्टेन करेगा, कल में एक 40 से 50 रुपए पहले 1 घंटे में ही मिलना चाहिए। ओके, तो पहले 1 घंटे में ही आपको अच्छे लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं जहां तक सवाल है डीवीज लैब का। अनिल जी ने लगातार इस पर कहा है कि अच्छी मूव दिखा सकता है। एक कल के 2000 के ट्रेड के लिए आप यहां पर नजरिया बना सकते हैं। चलिए क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। ऊपरी सरों से रिलायंस थोड़ा फिसला है, तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि बाजार में हल्का सा दबाव आया है ऊपरी सरों से। ऐसी कोई भारी गिरावट नहीं आती हुई दिखी है, पर सर रिलायंस में तो थोड़ी मुनाफा वसूली आई है। इंडेक्स पर आप स्ट्रैटेजी बताएं। एक मिनट इंडेक्स खोल तो लूं। 140 पॉइंट ऊपर है सर। ठीक है, 14800 के आसपास क्लोज हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। ऐसा कोई खास खरा मतलब ऐसा थोड़ा सा ऊपर से नीचे आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना तो बनता भी है, आना भी चाहिए जी। जितना क्लोजिंग में लाइट होकर जाए, नेक्स्ट डे खरीदने के लिए जगह रहती है लोगों के लिए, और नीचे खुल जाए तो और बढ़िया, तो आपको खरीदने का मौका मिलता है। तो ग्लोबल संकेत न्यूट्रल से हैं, बहुत नेगेटिव तो कह ही नहीं सकते। खैर पॉजिटिव साइड पर ही है। आपकी जो तेजी की पोजीशन है उसे आप होल्ड करिए। अगर आपको एक रखना है तो एक काम कर सकते हैं, 14800 का कॉल ऑप्शन, 15000 का कॉल ऑप्शन सामने बेचकर एट द मनी 14800 का कॉल ऑप्शन खरीद लीजिए, 15000 का बेच दीजिए। और बैंक निफ्टी पर 34700 का खरीद कर 35000 का बेच दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और नहीं तो अगर कम रिस्क ज़्यादा रिस्क लेनी तो 35500 का बेचिए। तो ये राह है आपके लिए, और लॉन्ग पोजीशन आपकी है तो होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करें। अगर चाहें तो एक बुल स्प्रेड हेज बना सकते हैं बाजार के लिए, ताकि आप वॉलेटिलिटी से अनअफेक्टेड रहें। क्लोजिंग से पहले एक क्विक बिगुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। लेके जाना चाहिए। 38 रुपीज 60 पैसे 70 पैसे का करंट भाव है। 37 रुपीज 40 पैसे, 1 रुपए 20 पैसे की रिस्क होगी। मुझे लगता है कल के दिन में या शायद ओपनिंग में के पहले आधे घंटे में 40, 50, 41 के लेवल्स मिलने चाहिए। 1 रुपए 20 पैसे की रिस्क, 2.5 से 3 रुपए करीब स्टॉक जाता है।
ओके, तो 42 तक जाने की तैयारी में आपको आते हुए दिख रहा है BHEL। इसके नतीजे आएंगे सैटरडे को, और तो BHEL पर पॉजिटिविटी बनती हुई दिख रही है, 40 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अभी थोड़ी देर पहले BHEL पर हमारी चर्चा भी हो रही थी, आज सुबह भी हमने यहाँ पर चर्चा करी थी हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। एक्सपेक्ट करें अच्छे मूव BHEL पर आते हुए। आइए क्लोजिंग की तरफ बढ़ें फिर, और आज का दिन एक और रिकॉर्ड रन आते हुए बाजार के लिए, और आज निफ्टी ने भी रिकॉर्ड लगा दिया है। बैंक निफ्टी तो ऑफकोर्स बढ़िया मूव में है ही, आज निफ्टी ने भी कैचअप करके नया रिकॉर्ड बनाया है और 14,800 के ऊपर भी इंट्राडे में पहली बार आपने इंडेक्स को जाते हुए देखा है। बैंक निफ्टी सेंसेक्स नई रिकॉर्ड यहाँ पर भी आपको आते हुए दिखे और नई रिकॉर्ड क्लोजिंग की तरफ भी ये मूव कर रहे हैं इस समय। माफ कीजिएगा, BHEL नहीं, वागले साहब ने PNB के बारे में बात करी थी। तो PNB एक स्टॉक है जहां पर आपको खरीदारी करके जानी है। 40.5 और 41 ये हैं आपके लिए दो टारगेट्स जहां पर आपको रखनी है नजर। 37.40 का आप स्टॉप लॉस लगाएंगे। क्या रहे आज के टॉप परफॉर्मर्स? PNB, PSU बैंक्स सभी ने आज अच्छा परफॉर्म करा है। SBI पर आपने बढ़िया तेजी देखी है, अब 350 से ज्यादा दूर नहीं है, पर इंडसइंड बैंक एक बार फिर से शानदार मूव यहां पर आती हुई। कल भी हमने देखा था बढ़िया अप गेन्स आई थी, आज भी 7-7.5% की बढ़त के साथ ये स्टॉक मूव करते हुए दिख रहा है। पावर ग्रिड 6% की तेजी यहां पर आती हुई देखी। डिवीज लैब, जिसके बारे में अभी अनिल जी ने आपको राय दी है, 4.5% ऊपर, 3700 के ऊपर। कोल इंडिया अच्छी खरीदारी वहां पर। सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, सुबह से ही फार्मा अच्छी तेजी में रहा है और इन सारे स्टॉक्स ने आज आउट परफॉर्म करा है। IOC, हीरो मोटोकॉर्प अच्छी तेजी। टाटा मोटर्स आज एक बार फिर से एक्शन में। एक्सिस बैंक अच्छी खरीदारी यहां पर होती हुई। भारतीय एयरटेल आ जाएंगे नतीजे मार्केट्स बंद होने के बाद, उससे पहले आपने हल्की सी खरीदारी देखी है। बजाज फाइनेंस पिछले 3 दिनों से मूव कर रहा है, कोई बड़ी रनअवे गेन नहीं, पर पिछले 3 दिनों से पॉजिटिव एक्शन दिखा रहा है। श्री सीमेंट हल्की सी मुनाफा वसूली यहां पर। UPL, मारुति सुजुकी और ITC ज्यादा कोई बदलाव यहां पर आपने नहीं देखा है। वायदा कारोबार के और स्टॉक्स की बात करें जहां पर आपने अच्छी परफॉर्मेंस बनते हुए देखी है। आज श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस लगातार ये स्टॉक तेजी में रहा है और आज भी 7% का उछाल आपको देकर गया है। M&M फाइनेंस क्लोजिंग शो में बढ़िया ब्रेकआउट्स आए, यहां पर 6% की तेजी के साथ बंद होता हुआ दिखा। RBL बैंक, सुबह वागले साहब इसके बारे में बात कर रहे थे, अच्छी तेजी बनी। PFC, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई थी। चोला इन्वेस्टमेंट अच्छी खरीदारी वहां पर। सेल हालांकि वायदा कारोबार के बैन में था, फिर भी 4.5% ऊपर बंद हुआ है। कैनरा बैंक, BEL, TVS मोटर्स, एस्कॉर्ट्स, टोरेंट फार्मा, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन सभी स्टॉक्स पर अच्छी खरीदारी दिखी है। ICICI लोम्बार्ड, यहां पर भी पॉजिटिव एक्शन बना है। हीरो मोटोकॉर्प कल नतीजों से पहले आज एक्शन में रहा और साथ ही बालकृष्ण इंडस्ट्रीज यहां पर भी मूवमेंट रहा। अपोलो टायर्स, इसके नतीजों का इंतजार है, वहां पर रखे नजर। PVR आज थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है, 3% फिसल कर बंद हुआ है। डॉक्टर लाल पाथ लैब्स, यहां पर हल्की सी गिरावट आपको आती हुई दिखी है। साथ ही अगर आप देखें अंबुजा सीमेंट्स, गिरावट यहां पर रही। भारत फौज 2 दिनों से एक्टिव था, आज नॉर्थ अमेरिका क्लास से ट्रक ऑर्डर्स भी आए, काफी मजबूत थे, पर स्टॉक पर हल्का सा दबाव दिखा। DLF खरीदारी की राय है, हालांकि आज हल्की सी गिरावट रही है, डिपर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जुबिलेंट फूड नतीजों ने किया है निराश, इसलिए 2% फिसल कर ये स्टॉक हो रहा है बंद। 34,700 ये है आपके क्लोजर टू दिस लेवल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग की तरफ जा रहा है अनिल जी, और 140 पॉइंट उछलकर जस्ट बिलो 14,800 निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है। मजबूत क्लोजिंग, इसमें कोई डाउट नहीं है। लगातार 3 दिनों तक की बजट के बाद की इतनी बड़ी तेजी मुझे याद नहीं आती कि इतिहास में कब हुई पिछली बार, राइट? 3 दिन तक लगातार बजट के दिन और बजट के 2 दिन बाद तक का जो मूड माहौल बदला है वो गजब है। तो आप देख सकते हैं कि इतनी ज़बरदस्त एक तरफा तेजी होती हुई दिखी है 3 दिनों में। कितना हो गया दीप? 3 दिन पहले हम बंद हुए थे 13,634 और अभी बंद हुए हैं 14,784, 600 यानी 1150 पॉइंट क्लोजिंग बेसिस 1150 पॉइंट 3 दिन में क्लोजिंग बेसिस पर चले हैं। और इंट्राडे में 13,600 से गिने आप और आज का 14,800 और 14,900 गिन ले तो 1,300 पॉइंट, लगभग 1250 1300.3 से देख रहे हैं। आई थिंक सर ये जो मार्च और बैंक निफ्टी बताऊं? हाँ सर, बैंक निफ्टी हुआ था नीचे में 29,687 यानी 29,700 गिन लीजिए, और इधर 34,930 और 4,900 और 300, 5,200 पॉइंट 3 सेशन में बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर। कमाल। ये देखिए ये 5 नहीं 4 सेशन में और 3 सेशन में देखेंगे तो आप करीबन 4200 पॉइंट, हाँ करीबन 4700 पॉइंट 3 सेशन में। ये है इस रैली की ताकत। और आई थिंक इस तेजी जो 3 दिन का पीरियड देखा, आई थिंक वो जो 24-25 मार्च के जो रिबाउंड आए थे बॉटम बनने के बाद,
उस इंटेंसिटी को अब हम इसको देखते हैं, मतलब ऐसी तेजी intensity नहीं, हमने एक्चुअली इसको कायदे से इसका नाम सुनामी होना चाहिए, लेकिन सुनामी डिस्ट्रक्टिव वर्ड है ना। सुनामी में कंस्ट्रक्टिव कुछ भी नहीं है, सुनामी आते हैं मतलब सब उड़ जाते हैं। तो शॉर्ट्स का हुआ ना, अब हमारे तो कोई है ही नहीं ना मंदी में, शॉर्ट्स में है कौन है मंदी में, राइट। ट्रेडिंग कॉल्स तो ठीक है, रोज ऊपर नीचे होता है, वो एक अलग थी। बाकी तो आप मुझे बताइए पिछली बार कब आपने आशीष से मंदी सुनी? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। बाकी सबको तो छोड़ दीजिए, लगातार पिछले 6 महीने से लगातार आशीष हर एक गिरावट में कि निफ्टी पर गुस्सा मत निकालिए, मंदी मत करिए, तो नेचुरली तो इसलिए एनीवे तो फाइनल क्लोजिंग आए उससे पहले जल्दी से बता दूं शाम के शो आपको शाम को 6 बजे आपके लिए बजट से जुड़ा ही कुछ एक स्पेशल शो होगा। और चूंकि अब बजट के बाद फाइन प्रिंट्स भी सामने आ चुकी है, खास बातें आपके सामने आ भी चुकी हैं, कुछ चीज़ें ऐसी जिनसे आपको फ़ायदा होगा, कुछ से नुकसान। 2.5 लाख से ज़्यादा प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन और यूलिप प्रीमियम पर टैक्स लगाया गया है। छोटे कारोबारियों को टैक्स सेटलमेंट में कुछ रियायतें मिली है। इसके अलावा बजट में आम कंज्यूमर के लिए भी कई ऐसी बातें हैं जिसे आपको जानना समझना जरूरी है। इस पर हमारे 2 खास मेहमान होंगे आज, हर्ष रुंगटा पार्टनर फी ओनली इन्वेस्टमेंट, और साथ ही वेद जैन साहब होंगे पूर्व प्रेसिडेंट और टैक्स एक्सपर्ट। शाम 6 बजे ये बताएंगे बजट मतलब की बात, यानी बजट में क्या है आपके मतलब की बात। आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं, राय देना चाहते हैं, हैशटैग आपकी खबर आपका फ़ायदा का इस्तेमाल करें और हमें सवाल लिख दीजिए। आइए उसके बाद है आपके लिए शाम 8:30 बजे का शो, और इस शो का नाम है मनी गुरु, और लंबा चलेगा मुनाफा बनेगा, ये है टाइटल। जी हाँ, जब भी कमाई की बात आती है तो लोग कहते हैं कि जो जितना एक्टिव रहेगा उतनी ज़्यादा कमाई करेगा, लेकिन निवेश के मामले में शायद मामला कुछ उल्टा है। म्यूचुअल फंड में कई बार आपके आलसी होने से भी आपके निवेश बन जाते हैं और बढ़ जाते हैं, लेकिन आलसी होना कब है? पैसा डालने के पहले नहीं, पैसा डालने के बाद। पता चला आलसी था आज नहीं, अगले साल डालूंगा, वैसा आलसी नहीं होना है। पैसा डालने के बाद आलसी हो गए तो बैठे बैठे ही पैसा बन जाएगा। तो निवेश में आलसी होने का मतलब क्या है, और कब आप निवेश में करने के बाद आलसी बनकर कमाई कर सकते हैं, और निवेश में आलसी बनना किसके काम आता है, जिसको हम कहते हैं पैसिव इन्वेस्टिंग। जी, तो पैसिव इन्वेस्टिंग क्या है, किस तरह से आप कर सकते हैं, मनी गुरु में आज हम इसी बात की करेंगे चर्चा। लंबा चलेगा मुनाफा बनेगा, ये शो मिस मत कीजिएगा। ये है आपके लिए फाइनल क्लोजिंग। आपके लिए 142 अंक ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ 14,789, 50,000 के ऊपर की क्लोजिंग मिली है सेंसेक्स पर 458 अंकों की मजबूती के साथ 50,255, और 490 अंकों का बड़ा दमदार उछाल 34,758 का बैंक निफ्टी पर आता हुआ है। ये है आपके लिए आज की क्लोजिंग, शानदार क्लोजिंग होती हुई दिख रही है। सभी हमारे एक्सपर्ट से विदा लेने का वक्त है। कुणाल जी, राकेश जी, आशु सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी, वागले सर, और साथ ही जय ठक्कर का आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। कल एक्सपायरी के दिन फिर आप सबसे मुलाकात होगी और आपकी राय भी लेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए बढ़ते आगे, और कमोडिटी मार्केट में भी एक्शन भरपूर है, सोने चांदी में, कच्चे तेल में, सब जगह। तो हमारी तरह बिजी है मृत्युंजय भी बहुत सारी चीज़ों में।